एक अटेम्प्ट दिया तो उसमें मैंने मेंस लिखा, उसमें अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं क्लियर कर पाया। सेकंड अटेम्प्ट लिखा तो उसमें फाइनली मेरा क्लियर हो गया एंड रैंक 66 मिला। ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेके भी लोगों के बच्चों के मन में काफ़ी सारे सवाल होते हैं। मुझसे तो आपने मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा है, बिकॉज आर्किटेक्चर एंड टाउन प्लानिंग बोथ दे आर नॉट पार्ट ऑफ एज सच द मेन करिकुलम। तो आई हैड टू चूज। बड़ी विविड मेमोरीज हैं उसकी, बहुत अच्छे दोस्त मिले, बहुत सारा मिला, ग्रुप स्टडीज से भी बहुत सीखा। जो बच्चे यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं उनके दिमाग में होता है कि वो खुद को बिल्कुल प्राइवेट कर लेते हैं कि अकेले रहना, अकेले पढ़ते रहना। आपने वो चीज़ नहीं की। नो, मैंने भी वो बहुत करी है। इफ़ यू आस्क माई फ्यू ऑफ माई कॉलेज मेट्स, दे विल टेल यू दैट ही वॉज सोशली अलूफ। कोर्स होता है दैट गोज अराउंड 100 days, देन वी गो फॉर भारत दर्शन। फिर फेज़ 1 हमारा होता है फॉर द IAS ऑफिसर एट लबासना ओनली। देन वी कम टू द आर डिस्ट्रिक्ट्स, वहाँ पे हम अपनी ऑलमोस्ट 9 to 10 months वी कैरी आउट आर डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग। आईएएस की ट्रेनिंग आर्मी के साथ भी होती है, जिसे आर्मी अटैचमेंट बोलते हैं। वो तो जी एक बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। हमें मेन फ्रंट लाइन पे भेजा जाता है। के लिए मेरे ट्रेनिंग DC वाज माय फर्स्ट DC, तो इट वाज देयर वाज ऑलरेडी अ लाइजन। तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बीइंग एन SDM इज दी, आई थिंक द SDM जो है आपका, दैट इज द फर्स्ट पोस्टिंग। बहुत दोस्त मिले। बिलाल, ही इज ए जम्मू कश्मीर कार्डर, he is now DM there. The Arif Ehsan, he is in Bihar, he is also a collector there. Then Jafar hai, he is in Dharamshala, he is a corporation commissioner. Mirant hai, he is in Ahmedabad, he is in corporation again. तो बहुत अच्छे दोस्त मिले। फर्स्ट पोस्टिंग इज़ फर्स्ट पोस्टिंग। दोराहा करके एक जगह है, काफ़ी अच्छा हमने काम किया वहाँ पे एंड पीपल स्टिल रिमेंबर मी फॉर द वर्क्स आई हैव कैरिड आउट। ADC रहा, और भी पदों पे तैनात रहा, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में भी रहा। प्रेजेंट वी गेट टू रिप्रेजेंट आर आइडिया इन फ्रंट ऑफ द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। सरकार है, शासन है, उसने बहुत ज़्यादा एफर्ट करा है। नशा मुक्ति यात्रा, युद्ध नशा विरुद्ध जो हमारा वॉर अगेंस्ट ड्रग चल रहा है, वो IAS के लिए काफ़ी बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर देती है। अकोमोडेशन है, देन आपको गाड़ी वगैरह सब आपको मिल जाता है। हमें लगता है कि जो भी हम कुछ करेंगे उसका इमीडिएट इम्पैक्ट आ जाएगा। बट आई थिंक इन माय ओपिनियन, एक तो जो हमारा काम है वो टीम वर्क है। वी हैव टू वर्क इन अ टीम। UPSC इज नोन एज द मदर ऑफ ऑल एग्जाम। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इवोक इंडिया पर और मैं हूं आपके साथ दीक्षा राठौर। और आज हमारे साथ हमारे पॉडकास्ट का हिस्सा हैं IAS सागर सेठिया जी, जो कि 2017 बैच के IAS अधिकारी हैं और इस समय पंजाब के मोगा जिले में डिप्टी कमिश्नर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो पॉडकास्ट की शुरुआत करेंगे और बहुत सारी बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इवोक इंडिया पर। थैंक यू सो मच। अभी आप पंजाब के मोगा जिले में डिप्टी कमिश्नर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। फरवरी 2025 में आपने कार्यभार संभाला। जब आपका ज्वाइनिंग का पहला दिन था तब आपने अपने माता पिता को ऑफिस में बुलाया। तो सबसे पहले मैं वहीं से शुरू करना चाहूँगी, उस पल के बारे में जानना चाहूँगी। वो दिन आपके लिए कैसा था, कितना खास था और इस जेस्चर के पीछे की सोच क्या थी? बहुत ही इम्पॉर्टेंट पल था मेरे लिए कि मेरे माँ बाप मेरे साथ ज्वाइनिंग के समय में आए। हमारी संस्कृति का पार्ट है कि हम अपने बड़ों का मान सम्मान करते हैं। मोर ओवर अपने एक माँ बाप के लिए बड़ी खुशी का दिन होता है कि उसका बेटा बेटी बड़े पदों पर ऊंचाइयों को छुए। तो ये एक उस तरह का मोमेंट था मेरे लिए भी कि पहली बार पंजाब सरकार के द्वारा, शासन के द्वारा मुझे इतनी बड़ी कार्यभार संभालने का मौका दिया गया। तो मैं चाहता था कि मेरे माँ बाप इसका एक हिस्सा बने। मेरी वाइफ ने मुझे इसमें काफ़ी सपोर्ट किया। हमारी डिस्कशन हुई तो वी वेंट फॉर इट एंड इट वाज ए प्राउड मोमेंट फॉर मी, फॉर माय होल फैमिली। दे ब्लेस्ड मी। उन्होंने मुझे अपना बहुत आशीर्वाद दिया। हमारे लिए एक बहुत ही एक अद्भुत मोमेंट था। एक माँ बाप का साथ, जो उनकी गाइडेंस जो है कंटिन्यूअस आपके लाइफ में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है। तो एक काइंड ऑफ ए पे ऑफ मोमेंट मुझे मिला। और हमारे पंजाब में एक DC का जो पद है वो बहुत ही अहम पद भी माना जाता है। तो उसमें भी मुझे एक लगा कि मेरे माँ बाप को मेरे साथ होना चाहिए। तो इस तरह का एक पल मिला वो मुझे। वहीं जब आपने मोगा में एज ए DC ज्वाइन किया तो ग्राउंड लेवल पर यहाँ को, इस ज़िले को किस तरह से महसूस किया और क्या चैलेंजेस आपको नज़र आए कि जो यहाँ के लोगों के लिए है, या एक सबसे पहला ख्याल मन में क्या आया? एक
बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे दिखी। एक इस तरह का कार्यभार मिलना एक आईएएस ऑफिसर का सपना होता है हमेशा, और मुझे अपॉर्चुनिटी मिली तो मेरे मन में बहुत तरीके के ख्याल थे किस तरह से मैं उन चीज़ों को जिला मोगा की अपॉर्चुनिटीज़ मैं आइडेंटिफाई करूँ, उस पे क्या-क्या मैं काम करूँ। इस तरीके के थॉट से जब आपकी पोस्टिंग हो जाती है, तो आप इस तरीके की थॉट्स आपके मन में आनी शुरू हो जाती हैं इमीडिएटली। तो इमीडिएटली मैंने जब जॉइन करना था तो मैंने उससे पहले समझा इसका ये मालवा हमारे पंजाब में 3 पार्ट में पूरे डिस्ट्रिक्ट्स डिवाइडेड हैं। मालवा क्षेत्र का ये एक ज़िला है, बहुत ही एक सेंट्रली लोकेटेड एक ज़िला है, इसकी एक अपनी एक महत्ता है। पुराने समय से बहुत तरीके के इम्पोर्टेंट इवेंट्स इस ज़िले में हुए हैं। तो मेरे मन में वही था कि मैं इसके बारे में जानूँ, समझूँ और इसकी संस्कृति, इसकी अपॉर्च्युनिटीज़ को आइडेंटिफ़ाई करूँ ताकि मैं एक अच्छा आउटपुट अल्टीमेटली निकालूँ। तो उस तरीके के थॉट्स के साथ मैंने जॉइन किया। फिर फर्दर ऑन जैसे-जैसे मुझे समय मिलता गया मैंने यहाँ के बहुत सारे इम्पोर्टेंट इश्यूज़ आइडेंटिफ़ाई किए, चाहे वो खेती-बाड़ी से रिलेटेड हों, चाहे वो शिक्षा से रिलेटेड हों, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हों। तो क्योंकि मोगा एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट भी है और एक हमारा एस्पिरेशन ब्लॉक भी है यहाँ निहाल सिंह वाला, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मेरे सामने है और जिसमें अभी भी मैं कार्य कर रहा हूँ। वहीं मोगा में एक नेस्ले का भी बहुत बड़ा प्लांट है, जी। तो ऐसी और बड़ी कंपनीज को अट्रैक्ट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में किस तरह के बदलाव किए जा रहे हैं या किन नई योजनाओं पे काम हो रहा है? इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है पंजाब सरकार की उससे काफ़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट पंजाब में आ रही है। तो मोगा ज़िला जो है, जैसे आपने नेस्ले का नाम लिया, नेस्ले इज़ रिलेटेड टू डेयरी। तो नेस्ले का इंडिया का पहला प्लांट जो है वो मोगा ज़िले में लगा और यहाँ पे जो डेयरी का मिल्क प्रोडक्शन का काफ़ी उससे इजाफा हुआ। उनका अपना कॉरपोरेट काइंड ऑफ सेटअप है, प्राइवेट सेटअप है, पर ज़िले के लिए काफ़ी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नेस्ले ने दी। एंड उन्हीं प्रिंसिपल पे काम करते हुए अब हम फोकल पॉइंट में सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना और उनको बेहतर से बेहतर बनाना, इंडस्ट्रियलिस्ट के जो भी इश्यूज़ हैं हम उनको रिज़ॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हर छोटे से छोटा इशू हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है उनका, तो हम उनके साथ रेगुलरली मिलते रहते हैं, उनसे उनकी बातें समझते हैं, समस्याएं समझते हैं। जैसे उनके लिए एक उन्होंने अपनी समस्या बताई हमें कि उनके पास कोई एक स्मॉल कॉन्फ्रेंस हॉल नहीं है जहाँ पे जब उनका कोई इन्वेस्टर आता है तो उनको कहाँ बिठाएं, कैसे करें। तो नाउ वी आर इन द बिल्डिंग की हम एक फैसिलिटेशन सेंटर बना रहे हैं उनके लिए, जहाँ पे एक उनके पास ऐसा 50 सीटर 70 सीटर एक सेटअप होगा कि वो अपने इन्वेस्टर को वहाँ लेके आ सके। तो इस तरीके से हम स्मॉल बिट बाय बिट हम काम कर रहे हैं उनके लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हमारे ज़िले में आ सके। वहीं आर्किटेक्चर बैकग्राउंड से आप हैं, तो जब इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई बदलाव करते हैं, किसी योजना पे काम करते हैं, तो वो पढ़ाई किस तरह कितना काम आती है? और आर्किटेक्चर बैकग्राउंड के बारे में भी मैं थोड़ा जानना चाहूँगी, उसके बारे में भी बताएं। जी। मैंने स्नातक किया आर्किटेक्चर से 2012 में मैं पास आउट हुआ पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी से। लवली इंस्टीट्यूट वाज माय कॉलेज जो जालंधर में लोकेटेड है। तो आर्किटेक्चर जो है इट वाज माय फादर वाज एन वास्तु कंसल्टेंट, तो कहीं ना कहीं वहीं से भी इन्फ्लुएंस रहा। तो मैं आर्किटेक्चर की तरफ मैंने अपना स्टडी को ध्यान दिया एंड मैंने उसमें बैचलरेट प्राप्त करी। तो जब भी मैं कुछ करता हूँ तो बैक ऑफ द माइंड, क्योंकि आपका इतना एक इंटेंस कोर्स रहता है आर्किटेक्चर का, तो कोशिश रही कि जब भी मैं कुछ करता हूँ तो मैं उसको बैक ऑफ द माइंड रहूँ। तो जब भी कोई सिविल डिज़ाइन का मैटर आता है तो इट कम्स वेरी हैंडी फॉर मी कि मैं उन पे डिबेट कर सकूं। अभी भी जैसे फॉर एग्जांपल जो भी मोगा ज़िले में कुछ भी कार्य हो रहे हैं जो जिसमें डिज़ाइनिंग इन्वॉल्व है, तो आई डायरेक्टली गेट इन टच विद द आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट एंड काफ़ी एक बनहोमी सी रहती है, एक फ्रेंडलीनेस रहती है, बिकॉज आई एम ऑल्सो फ्रॉम द सेम प्रोफेशन। तो काफ़ी अच्छा इंटरेक्शन, काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो इट्स क्वाइट यूजफुल फॉर मी एंड मोर ओवर आप जो भी प्रोफेशन से आते हो, क्योंकि आपने उसमें अपना बहुत सारा समय दिया होता है एंड तो आप उसको यूज़ करना चाहते हो। तो मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि मैं उसको यूज़ करूँ। इसी पे मैं शुरू से बात करना चाहूँगी कि आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई और क्या कहते हैं यूपीएससी की प्रिपरेशन आपने कब से शुरू की और किस तरह का वो आपका पूरा टाइम पीरियड रहा? जी।
मैं बेसिकली सादुल शहर श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा कस्बा है, वहाँ के ओरिजिनली मैं रहने वाला हूँ। तो वहाँ पे टिल 12th मैंने हिंदी मीडियम में अपना नॉन मेडिकल में अपनी एजुकेशन प्राप्त करी। बीच में मैं पंजाब भी आया मैं पढ़ने के लिए, बट मैं फिर एक बार वापस चला गया। मैंने वहीं से अपनी नॉन मेडिकल में अपना 12वीं पास करी। फिर मैंने अपनी आर्किटेक्चर की जो डिग्री है वो मैंने लवली इंस्टीट्यूट से प्राप्त करी, जो कि फगवाड़ा में है। 5 साल की डिग्री होती है वो, 2007 से 12 मैंने वहाँ करा। फिर उसके बाद मैंने गेट क्वालिफाई किया एंड आई वेंट टू परस्यू मास्टर्स इन प्लानिंग सेप्ट यूनिवर्सिटी अहमदाबाद से। वहाँ पे मैंने अपनी मास्टर्स की डिग्री प्राप्त करी और फिर मैंने अपनी 2014 में अपनी प्रिपरेशन जो है वहाँ वाजीराम एंड रवि से कोचिंग लेके अपनी पहला थॉट वहीं आया मेरा कि मुझे एक प्रिपेयर करना है। आई वॉज डूइंग माई मास्टर्स डिग्री सेप्ट यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पे मेरे एक प्रोफेसर थे, आई स्टिल हैव हिज नेम इन माई माइंड, विजय अनदकट साहब। तो उन्होंने मुझे बोला कि यार मैं अपनी लाइफ में बहुत जल्दी मैं जॉब में चला गया। तो मेरे और जो सहपाठी थे जिनके साथ मैं प्रिपेयर कर रहा था, उन्होंने थोड़ा वेट किया, एग्ज़ाम दिया। तो फर्स्ट टाइम ही टोल्ड मी देयर इज़ एन यूपीएससी एग्ज़ाम। तो आई वाज लाइक अच्छा कि ऐसा भी कुछ होता। देन ही टोल्ड मी कि तो वो एक इंस्पिरेशन मिली वहाँ से। तो वहीं से वो दैट वाज थर्ड सेमेस्टर ऑफ माय मास्टर्स, वन मोर सेमेस्टर टू गो फॉर कंप्लीशन ऑफ माय मास्टर्स। तो वहाँ से एक इंस्पिरेशन मिली, उनकी गाइडेंस मिली। तो वहीं से मैंने फिर सोचा कि मुझे भी इस पे आई वांट टू गिव एन एफर्ट, आई वांट टू मेक ए ट्राई फॉर इट। तो फिर मैंने पहली बार यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन सन 2014 में ही शुरुआत करी। तो मैं दिल्ली आके मैं रहा, मैंने एक अटैम्प्ट दिया तो उसमें मैंने मेंस लिखा, उसमें अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं क्लियर कर पाया। सेकंड अटैम्प्ट लिखा तो उसमें फाइनली मेरा क्लियर हो गया एंड रैंक 66 मिला। तो ORN ओल्ड राजेंद्र नगर बड़ा फेमस वर्ड है हमारा, ORN में वहाँ रहा। बड़ी विविड मेमोरीज़ हैं उसकी, बहुत अच्छे दोस्त मिले, बहुत सहारा मिला, ग्रुप स्टडीज़ से भी बहुत सीखा। तो बहुत लोगों का कंट्रीब्यूशन रहा, माँ बाप का, प्रोफेसर्स का, टीचर्स का, अपने वहाँ का अलग सर्कल हो जाता है। तो बड़ा एक अच्छा एनरिचिंग एक्सपीरियंस रहा एंड फाइनली what matters is I sailed through and I cleared the exam and I became an IAS. वही ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेके भी बच्चों के मन में काफ़ी सारे सवाल होते हैं, क्योंकि कई बार उनके एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाते हैं, फिर वो अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट चेंज करते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या लिया था और उसकी क्या स्ट्रैटेजी थी, मतलब क्यों? मुझसे तो आपने मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा है, बिकॉज आर्किटेक्चर एंड टाउन प्लानिंग बोथ दे आर नॉट पार्ट ऑफ एज सच द मेन करिकुलम। तो आई हैड टू चूज़। तो जनरली साइकोलॉजी क्या रहती है कि हम कुछ ऐसा चूज़ करें विच वी वांट टू विच इज़ वेरी इजी फॉर अस, विच वी कैन कैरी। इट शुड नॉट बी ए लोड फॉर आवर माइंड कि हम लोग उसको सिर्फ एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। सो आफ्टर अ केयरफुल थिंकिंग मैंने फाइनली एंथ्रोपोलॉजी अपना एक सब्जेक्ट अडॉप्ट किया, बिकॉज इट वॉज अ वास्ट सब्जेक्ट, इट वॉज नॉट इन डिटेल वन सब्जेक्ट। तो मैंने अपना एंथ्रोपोलॉजी टॉपिक बनाया। एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मी एंड वन ऑफ माई फ्रेंड वी प्रिपेयर्ड एवरीथिंग। हम दोनों ने साथ में पढ़ाई करी। ही इज़ फ्रॉम हैदराबाद, मिस्टर तेजा। तो काफ़ी हमने एक दूसरे के साथ बैठे, जैसे आप और मैं बैठे हैं, काफ़ी देरों घंटे एक साथ डिबेट करते हमने हर टॉपिक प्रिपेयर किया। तो बड़ा ही एक डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा, बिकॉज आई एम नॉट फ्रॉम एंथ्रोपोलॉजी बैकग्राउंड, नॉट इवन बायोलॉजी एज आई एम ए नॉन मेडिकल स्टूडेंट। तो मेरा फोकस उस समय सब्जेक्ट चूज़ करने के समय था कि थोड़ा सा डायनामिज्म आई वाज लुकिंग कि कम हो, और आई कुड टेक्निकल सब्जेक्ट को मैं हैंडल कर सकता था। तो ये दो पर्सपेक्टिव से मैंने इस सब्जेक्ट को चूज़ किया। प्लस ओवरऑल आप कौन से मेंस के सब्जेक्ट में आपको ये टॉपिक हेल्प कर सकता है, तो आई लिंक्ड विद दैट। सो अकॉर्डिंगली आई मेड अ फाइनल डिसीजन कि आई वांट टू टेक दिस सब्जेक्ट।
वहीं जो बच्चे यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं उनके दिमाग में होता है कि वो खुद को बिल्कुल प्राइवेट कर लेते हैं कि अकेले रहना, अकेले पढ़ते रहना। आपने वो चीज़ नहीं की, आपने ग्रुप स्टडीज़ वगैरह की। नो नो, मैंने भी वो बहुत करी है. इफ यू आस्क माई फ्यू ऑफ माई कॉलेज मेट्स, दे विल टेल यू दैट ही वॉज socially aloof. I was aloof from them, but not in that way. But yes, I took a break from them. I used to talk to them. लगता था, but it is important. What I wanted to interrupt in between, please. इंटरव्यू की प्रिपरेशन आपकी कैसी रही और इंटरव्यू कैसा था? क्या स्ट्रैटेजी थी? किस स्ट्रैटेजी से आपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन की? मेरे जैसे कि मैंने बताया कि आप जब यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो आपके टीचर्स का बहुत बड़ा रोल रहता है. जैसे मैंने बताया कि मैंने वाजीराम एंड रवि में अपनी फर्स्ट कोचिंग करी. देन आई वेंट ऑन टू एस्पायर करके एक इंस्टीट्यूशन है, अंकित सर थे हमारे, उनके साथ भी मैं जुड़ा रहा. तो उनकी एक बहुत बड़ी बात थी कि व्हेन यू राइट अ प्रीलिम्स, व्हेन यू राइट अ मेंस, यू हैव अ फीलिंग इनसाइड यू कि यू आर क्लियरिंग इट और नॉट. तो जब मुझे वो प्रीलिम्स में फीलिंग आई तो आई प्रिपेयर्ड वेरी हार्ड फॉर माई मेंस. व्हेन मेरे को मेंस में जब मैंने क्लियर किया, मेरे को लग रहा था कि इन माई माइंड आई थॉट कि आई विल क्लियर दैट. तो फिर मैंने इंटरव्यू के लिए भी उतना किया. बस मेरा ये था, इंटरव्यू में मैंने रविंद्रन सर को और अंकित सर को बड़ा फॉलो किया. Within 15 days I went back when I had an inner feeling कि I will clear the mains. तो very thorough preparation I carried out. Whatever DAF now, तो things have changed a lot by the UPSC, but we had a DAF form back then which was, वो बाद में फिल किया जाता था, आपका मेंस के समय में फिल किया जाता था. तो उसका एक एक पॉइंट हमने प्रिपेयर किया, अच्छे से सोच विचार किया. बिकॉज यूपीएससी का जो इंटरव्यू है, इट ब्रिंग्स आउट योर इंटरनल कैरेक्टर, इंटरनल पर्सनैलिटी. बिकॉज जो वहाँ पे इंटरव्यूअर्स बैठे हैं वो इतने डाइवर्स फील्ड, इतने लॉन्ग ईयर ऑफ एक्सपीरियंस उनका होता है, इतने डाइवर्सिफाइड क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं कि आप यू कैन नॉट बी, आप गलत नहीं बता पाओगे कुछ भी उनको. तो उस तरीके से आपको एक अपनी पर्सनैलिटी, जो कि ओरिजिनल पर्सनैलिटी है, वो आपको एक धीरे धीरे आपको उसको करना पड़ता है, आपको उसको निखारना पड़ता है, सो दैट यू कैन प्रेजेंट ए ट्रू पिक्चर ऑफ योर सेल्फ, दैट यू आर वर्दी ऑफ getting into the service. What is your vision? You have to clarify your mind. So with that mindset I started preparation. Unfortunately, through you I would like to pay my condolences also. Ravindran sir has just passed, so it's a very funny incident. Then when I called him, I got 66 rank. So I was very close to him. I used to regularly visit him. He said, "Yaar, you deserve better." So I said, "Sir, I cleared, and it is all because of you, your support and your guidance and your hand holding." So that is how it is. वहीं आप यूपीएससी क्लियर करके लबासना आप गए. लबासना के बारे में हम सब लोग बहुत कुछ सुनते हैं, बहुत सारी वीडियोस और बहुत सारे जितने भी आईएएस ऑफिसर्स हैं उनसे भी मतलब बहुत सारी वीडियोस हमें देखने को मिलती हैं. तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि लबासना के बारे में आप कुछ बताना चाहें और वहाँ की कोई मेमोरी जो आपको याद रहे हमेशा. लबासना एक हर ऑफिसर के लिए एक सपना होता है कि आप वहाँ जाएं, आप ट्रेनिंग करें. और आईएएस के लिए, आईएएस जो ऑफिसर बनते हैं उनकी तो पूरी ट्रेनिंग जो होती है वो लबासना में होती है. तो एक बड़ा अच्छा, एक अगेन इट वाज एन डिफाइनिंग मोमेंट ऑफ माय लाइफ कि आई वाज एबल टू अटेंड द होल दिस फाउंडेशन कोर्स एंड फेज़ 1 फेज़ 2 एट लबासना. मेमोरीज बहुत हैं, एक एक्सपीरियंस बहुत मिला वहाँ पे, एक्सपोजर बहुत होता है, दोस्ती बहुत होती है. तो बहुत वास्ट एक्सपीरियंस रहा वहाँ. जैसे आपने बताया कि दोस्त बहुत बनते हैं वहाँ पे, कुछ जो है लाइफ लॉन्ग हमारे साथ रह जाते हैं. तो Yes. ऐसे आपके कोई बॉन्ड वहाँ पे बने हो? डेफिनेटली बहुत सारे. जो लबासना है उसका मेन मोटो ये है कि हमारे पूरे जो हम ऑफिसर्स बने हैं उनमें कॉमरेडरी डेवलप करना. वी गेट टू नो ईच अदर बिकॉज अल्टीमेटली वी आर गोइंग टू बी अ बैच. नाउ एज डिफरेंस होता है, बहुत कुछ लोग पहले ही किसी सर्विस से आए होते हैं. तो एक प्लेटफॉर्म पे लबासना हम सबको एक फाउंडेशन कोर्स के फॉर्म में लेके आता है. देन वी गेट टू इंटरेक्ट थ्रू वेरियस एक्टिविटीज, वेदर इट इज़ अ ट्रैक एक्टिविटी, वेदर इट इज़ अ सम काइंड ऑफ एन फेयर एक्टिविटी, वेदर इट काइंड ऑफ सम काइंड ऑफ अ सोसाइटी. वी हैव वेरियस सोसाइटी दैट आर फॉर्म्ड.
वो हम उसका पार्टिसिपेंट्स होते हैं, हम उसमें भाग लेते हैं, हम उसमें बच्चों को भी पढ़ाते हैं, हम उसमें गार्बेज भी क्लीन करते हैं, हम उसमें बुक रीडिंग भी करते हैं, हम उसमें कोई स्किल सेट भी सीखते हैं। तो मतलब बहुत डाइवर्स एक वहाँ पे प्लेटफॉर्म मिलता है। बहुत दोस्त मिले। बिलाल, ही इज़ ए जम्मू कश्मीर कार्डर, he is now DM there. The Arif Ehsan, he is in Bihar, he is also a collector there. Then Jafar hai, he is in Dharamshala, he is a corporation commissioner. Mirant hai, he is in Ahmedabad, he is in corporation again. तो बहुत अच्छे दोस्त मिले, बहुत मज़ा आया। आज भी हम लोग आपस में बात करते हैं। मेरे कार्डरमेट्स बहुत अच्छे हैं, हिमांशु, राहुल, गौतम, ऑल आर वी आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। वही ट्रेनिंग के दौरान भारत दर्शन भी होता है। यस। उसमें देश भर के ऑफिसर्स होते हैं आप लोग, एक डाइवर्स इन्वायरमेंट होता है, उससे क्या सीखने को मिला? भारत दर्शन एक बहुत ही डिफरेंट परंपरा है, जो कि मतलब जो आपको एक्सपोज करती है कि पूरा भारत आप, क्योंकि बिकॉज जो सर्विस है वो पूरे ऑल इंडिया सर्विस है ये। तो आपको एक ऑल इंडिया पर्सपेक्टिव देने के लिए भारत दर्शन करवाया जाता है। आप डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में जाते हो, उन वहाँ के लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हो, उनकी समस्याओं को समझते हो, उन एटलीस्ट यू गेट ए वाइब ऑफ दी कि वहाँ पे उस स्टेट में उनके क्या इशू हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं पंजाब में हूँ। उड़ीसा जो है, इट्स एन कोस्टल स्टेट। अंडमान इज अ आइलैंड। सो इन माई एज सच आई विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि उनके पेक्यूलियर इश्यूज क्या क्या हैं। बट ये जो एक भारत दर्शन है, जो आप 2-2 दिन 3-3 दिन किसी जगह पे रुकते हैं, तो आपको एक बड़ा वहाँ पे डाइवर्स एक्सपीरियंस मिलता है। आप लोगों से इंटरेक्ट करते हो, उनकी समस्याओं के, उनके रहने सहने के बारे में, उनके कल्चर के बारे में जानते हो। तो इट एनरिचेज यू फ्रॉम एन इनसाइड कि यू कैन हैव व्हाट काइंड ऑफ इश्यूज एग्जिस्ट। देन एक आपको कैपेसिटी भी बिल्ड करता है। वी गो टू वेरियस best performing places. We visit various our defense sector units, our PSUs, भेल मैंने विजिट किया। हम बहुत जगह जाते हैं, तो वो भी एक एक्सीलेंस को बढ़ावा देने का कि आर कंट्री इज डूइंग, हाउ वी आर बिल्डिंग आवर नेशन। तो दैट काइंड ऑफ वाइब जो है आपके अंदर, वो धीरे धीरे इस टूर के दौरान, इस दर्शन के दौरान engulf होती है। Then we have a debriefing also. It's not all fun. So we get a debriefing also. We have to debrief. We have to present what we have learned, what was best, what did you get out of it. So that kind of enriching experience is there. फॉरेन एक्सपोजर भी होता है, उसके बारे में बताएंगे कि उसमें क्या होता है? फॉरेन एक्सपोजर में दैट इन फेज 2, जैसे हमारा पूरी जो जर्नी है, इट इज़ लाइक कि हमारा स्टार्टिंग में फाउंडेशन कोर्स होता है, दैट गोज अराउंड 100 days. देन वी गो फॉर भारत दर्शन। फिर फेज़ 1 हमारा होता है फॉर द IAS ऑफिसर एट लबासना ओनली। देन वी कम टू द आर डिस्ट्रिक्ट्स। वहाँ पे हम अपनी ऑलमोस्ट 9 to 10 months वी कैरी आउट आर डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग। उसके बाद में देन फेज़ 2, एंड विद इन फेज़ 2 फॉरेन एक्सपोजर का एक स्कोप रहता है। तो फॉरेन एक्सपोजर का अगेन इट इज़ एन कैपेसिटी बिल्डिंग एंड एन एक्सपोजर एक्सरसाइज, जिससे आप द सर्विस एंड दी ऑल दी बैचमेट्स आर सेंट टू डिफरेंट कंट्रीज, एंड वहाँ पे हम उनको एक्सपोजर मिलता है कि वो कंट्रीज़ किन किन क्षेत्रों में हमसे बेटर कर रहे हैं। उनका ट्रेनिंग, वो भी हमारी ट्रेनिंग करते हैं। और जो बाकी समय होता है, वी ट्राई टू रोम अराउंड एंड लर्न बाय आवरसेल्व्स कि उनका कल्चर क्या है, हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम अस, what how they are in some fields they are ahead of us, not in every, but yeah. So we try to get that vibe, we try to get that how they are doing better than us, and we try to bring back and we try to customize it to our needs. तो वो विजन के साथ एक होता है, but it's a good exposure for everyone. IAS की ट्रेनिंग आर्मी के साथ भी होती है, जैसे आर्मी अटैचमेंट बोलते हैं। 10 to 12 days आप जो है आर्मी के साथ रहते हैं, उन्हीं के कैंप में स्टे करते हैं, उनका रूटीन फॉलो करते हैं। वो एक्सपीरियंस कैसा था? वो तो जी एक बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। दैट वी आर सेंट टू दी बिल्कुल लाइन हमें मेन फ्रंट लाइन पे भेजा जाता है। तो आई वाज सेंट टू, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट उरी। तो आई वाज सेंट टू दी उरी सेक्टर। तो इट वाज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ एन एक्सपोजर। यू गेट टू नो कि वो किस तरह से रहते हैं, उनका थॉट प्रोसेस क्या है, हाउ दे फील इन देयर हेड, बिकॉज दे आर एवर रेडी, they have
their self defense ready, then they are in a attack mode also. So that kind of mindset they have, so that kind of readiness we get exposed to, because it's very different. Moreover, I think एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पहलू है कि सिविल आर्मी लाइजेंस जो है, जैसे अभी पीछे भारत पाकिस्तान का जो इशू चल रहा था, उसमें भी हमारा जिला जो है ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर की रेंज में है। तो कहीं ना कहीं वो एक काइंड ऑफ बनहोमी भी डेवलप होती है। वी अंडरस्टैंड व्हाट आर देयर इश्यूज, व्हाट इज देयर प्रोटोकॉल, व्हाट इज देयर हायरार्की। फिर हमें भी वहाँ पे भेजा जाता है, वी डू संतरी ड्यूटी। जैसे वहाँ पे गार्ड करते हैं तो हम भी वहाँ पे संतरी ड्यूटी करते हैं, विच एवर जोन इट इज़। अगर आपको स्नो वाला है तो वहाँ पे आपको दैट काइंड ऑफ गैजेट्स वुड यू बी गिवन, आप उसमें संतरी ड्यूटी करोगे सेम आवर। सो दैट इज़ अ काइंड ऑफ एन गुड एक्सपीरियंस, एंड वी गेट टू नो कि व्हाट काइंड ऑफ hardship and different exposure they have, different lifestyle they have. Moreover, जब हमारे, क्योंकि पंजाब जो है वहाँ पे काफ़ी आर्मी में काफ़ी जाने का रिवाज जो है पुराने समय से है, तो उनको हमारे जब वो उनकी फैमिलीज़ या वो यहाँ पे आए, तो हम उनके साथ एक हमदर्दी से और ज़्यादा आगे बढ़ के उनको सेवा कर सके, उनकी सहायता कर सके। एक इस तरह की लाइजनिंग वहाँ पे ज़रूर डेवलप होती है। वही नेवी और एयरफोर्स अटैचमेंट भी होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें कराई जाती जी, हैं? सिमिलर टू आई थिंक आर्मी, नेवी में हम उनके तौर तरीक़ों से हमें इंट्रोड्यूस किया जाता है। जैसे मैंने बताया आपको पहले भी, भारत पाकिस्तान का जो पीछे ये इशू चला था, तब भी वी वर इन लाइजन। तो दैट काइंड ऑफ जब हमारी ट्रेनिंग उनके साथ होती है, तो वी आर इंट्रोड्यूस टू देम। वो हमें अपने प्रोटोकॉल्स के बारे में बताते हैं, वी गेट टू नो अबाउट व्हाट काइंड ऑफ गैजेट्स, हाउ एडवांस वी आर, हाउ हमारा जो डोमेस्टिकेशन जो हो रहा है इन द डिफेंस इंडस्ट्री वो कितना हो चुका है, व्हाट इज HAL ने क्या बना रहा है। तो दैट काइंड ऑफ एक्सपोजर, तो वी इट्स अ वेरी different kind of knowledge sharing that they do, which is also kind of a secret kind of a thing, also confidential. तो बड़ा एक अच्छा आपको एक्सपोजर मिलता है। आपको अपने गैजेट्स के बारे में वो बताते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में बताते हैं। तो एंड अल्टीमेटली व्हेन कोई भी हमारे देश पे इस तरीके का संकट आए, तो वी आर रेडी टू हेल्प देम एंड दे आर रेडी टू हेल्प अस। So that kind of bonhomie and that kind of mutual coordination is the ultimately aim which we try to develop with each other. वहीं आईएएस की जो ट्रेनिंग होती है वो लबासना में होती है, मसूरी में, और जो आईपीएस की ट्रेनिंग होती है वो हैदराबाद में होती है। तो दोनों की ट्रेनिंग में क्या डिफरेंसेस रहते हैं? जैसे पहले भी मैंने बताया कि आईएएस की जो मोस्टली ट्रेनिंग होती है वो लबासना में ही, मसूरी में ही होती है, प्लस हम डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। सिमिलरली जो आईपीएस हैं वो उनकी हैदराबाद में ट्रेनिंग होती है। मुझे ये लगता है कि थोड़ा सा फिज़िकल वाली साइड पे जो है आईपीएस की ट्रेनिंग ज़्यादा होती है, एंड हमारा थोड़ा सा एक्सपोजर टू दी वेरियस काइंड ऑफ डोमेन्स, उस तरीके पे हम फोकस करते हैं। मे बी टू दी इवन टू ए वाइडर इशूज़, मे बी क्लाइमेट, मे बी एनवायरमेंट, इवन टू दी फार्मर इशूज़, and I think whatever is under the sun we try to get a basic information about that. तो इस तरीके से I think the training is little different. ट्रेनिंग के बाद जब आपने, आप 2017 बैच से है, ट्रेनिंग के बाद जब आपने ज्वाइन किया, तो आपकी पहली पोस्टिंग कहाँ हुई और कब हुई और किस तरह का एक्सपीरियंस रहा? जब मैं अक्टूबर 2019 में फेज़ 2 के बाद हमारी एक सेंट्रल अटैचमेंट थी, उसको पूरा करने के बाद मैं आया, तो मैं SDM लुधियाना में मेरी पोस्टिंग हुई। तो लकीली मेरे ट्रेनिंग DC वाज माय फर्स्ट DC, तो देयर वाज ऑलरेडी अ लाइजन। तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बीइंग एन SDM इज़ दी, आई थिंक दी SDM जो है आपका, दैट इज़ द फर्स्ट पोस्टिंग। वो एक बड़ी ही ग्राउंडेड पोस्ट है जिसमें आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिलता है पूरा। आप लोगों से इतना नज़दीकी से, आज भी मैं करता हूँ उतना, बट उतनी ही नज़दीकी से फर्स्ट टाइम आपको एक्सपोजर मिलता है कि आप उनसे इंटरेक्ट करते हो, आप फील्ड विजिट्स पे फोकस करते हो, ताकि आपको लोगों का जो भी समस्याएं हैं, जो भी उनकी एस्पिरेशंस हैं, उसके बारे में पता लग सके, सो दैट अल्टीमेटली वी आर देयर कि हम उनकी एस्पिरेशंस को अचीव करने में हेल्प करें।
हम उनको आगे बढ़ाएं, हम अपनी इकॉनमी को आगे बढ़ाएं, हम उनके सोशल स्टेटस को अपलिफ्ट करें. दैट इज़ दी होल आइडिया. तो इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस जब मैं वहाँ पे लुधियाना में मैंने बतौर एसडीएम काम किया. आई हैड वेरी गुड मेमोरीज. आज भी मुझे वहाँ के लोग दे रिमेंबर मी एंड आई रिमेंबर दैम बिकॉज फर्स्ट पोस्टिंग इज़ फर्स्ट पोस्टिंग. एंड वी हैव डन वंडरफुल वर्क्स. दोराहा करके एक जगह है, काफ़ी अच्छा हमने काम किया वहाँ पे. And people still remember me for the works I've carried out. And often when I go and visit that place, still we have that kind of love for each other. तो वो एक पहली पोस्टिंग का जो प्यार है वो ज़रूर रहता है. तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा. एक लर्निंग तो कंटिन्यूअस चलती ही रहती है. एक अपने आप को पहली बार आप इंडिपेंडेंट पोस्ट पे जब आप काम करते हो तो आपके लिए भी बड़ा एक अंदर से आता है कि क्या करूँगा, कैसे करूँगा, कितने इश्यूज चल रहे हैं लोगों के लिए, कैसे मैं उनकी हेल्प करूँगा, क्या मतलब हो पाएगा जो मतलब व्हाट आई थॉट आई विल बी एबल टू डू. तो उन बैक थॉट्स के साथ, उन मेंटल नोट्स के साथ आप ग्राउंड में जाते हो. एंड आई एम थैंकफुल टू दी गॉड एंड दी वाहेगुरु की एक अच्छा फुलफिलिंग एक्सपीरियंस रहा है. जैसे आपने बताया फर्स्ट पोस्टिंग होती है, फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस, काफ़ी सारे थॉट्स दिमाग में होते हैं. तो वहीं जब पहली पोस्टिंग होती है वो एसडीएम से लेकर फिर चीफ सेक्रेटरी तक काफ़ी सारी पोस्टिंग होती है अलग अलग, चाहे वो डिप्टी कमिश्नर हो, डिविजनल कमिश्नर हो. तो बहुत चैलेंजिंग और लंबा सफ़र रहता है. तो हर पोस्ट के हर रोल में खुद को ढालना उन ज़रूरतों के हिसाब से, वो कैसे मैनेज होता है? यही हमें सिखाया जाता है लवासना में. फ्रैंकली मतलब हमारी सर्विस जो है इट्स मोर ऑफ ए जनरलाइज सर्विस. एंड मल्टीपल सेक्टर्स वी डील विद, मल्टीपल पोस्ट वी डील विद. तो एक बड़ा ही आपको वर्सेटाइल एंड डायनामिक कैरेक्टर आपको डेवलप करना होता है अपने अंदर. एक वैसी पर्सनालिटी बनानी पड़ती है. यू हैव टू बी ए वेरी क्विक लर्नर. आप कल आप जीएसटी विभाग में आप एडिशनल कमिश्नर के पद पे हैं, अगले दिन आप डेवलपमेंट अथॉरिटी में हैं. मतलब इट्स अ वास्ट एक्सपीरियंस बट वी आर मेड रेडी फॉर दैट. तो it's like that dynamism has to be built from inside. We are that dynamic and versatile कि हम उसको अडॉप्ट करें एंड क्विकली उसको सीख के वी शुड स्टार्ट वर्किंग टूवर्ड्स इट. तो ये सोच के साथ हम काम करते हैं और बड़ा ही एक एनरिचिंग एक्सपीरियंस रहता है. जब भी आप किसी नए सेक्टर को सीखते हैं आपके लिए एक नया लर्निंग एक्सपीरियंस होता है. मोर ओवर आप अल्टीमेटली यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग बैक. वट एवर यू आर गोइंग टू डू इज़ गोइंग टू हेल्प द पीपल. सो उस वे में आप जब सोचते रहते हैं तो बड़ा एक अच्छा लगता है आपको. जैसे फॉर एग्जांपल जब मैं जीएसटी डिपार्टमेंट में आई वाज पोस्टेड एडिशनल कमिश्नर, तो इट्स अ वेरी डिफरेंट फील्ड. बट जब जीएसटी इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रिफॉर्म ऑफ इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, तो आपको उसको जानने का मौका मिला. हाउ दी SGST works, how the CGST work, what are our issues with state issues with the center. तो एक बड़ा enriching experience भी होता है. Plus you try to contribute because ultimately you have to bring in the revenue. आपका जो डेवलपमेंट है पूरा वो उस पर डिपेंड करता है. तो हम कोशिश कर रहे थे उस समय कि हमारा रेवेन्यू कैसे बढ़े. तो नया सीखने को मिला, कुछ नया करा, बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ स्टेट के लिए हमने नए रिसोर्सेज डेवलप करे, नए सेक्टर्स के बारे में जाना. तो इस तरीके से भी ट्राई कि हम नए सेक्टर्स के बारे में, नई जॉब अपॉर्चुनिटी, नए जॉब रोल्स के बारे में हम सीखें. वहीं एक ज़िले में आईएएस में डीसी के तौर पर जब आप तैनात होते हैं, वहीं आईपीएस के तौर पर कोई एसएसपी या कमिश्नर तैनात होते हैं, तो दोनों की जिम्मेदारियां क्या होती हैं और एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाते हुए किस तरह से काम किया जाता है? जैसे एसएसपी हैं यहाँ पे या कमिश्नर हैं, तो उनका काम बेसिकली लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को देखना है, क्राइम कंट्रोल है, ये उनकी मेन ड्यूटीज़ होती हैं, जिम्मेवारियाँ होती हैं. एज ए बतौर डीसी हमारा काम क्या है, हम शासन के रिप्रेजेंटेटिव हैं. हम उनकी जो भी स्कीम्स हैं उनको मॉनिटर करते हैं. जो भी जितने भी डिपार्टमेंट हैं सरकार के, उनके अंदर हम सबके अंदर तालमेल बिठाते हैं, उनकी मॉनिटरिंग करते हैं. और जो भी शासन सरकार के द्वारा कुछ भी टास्क दिया जाता है तो हम उन सभी टास्क को एग्जीक्यूट करते हैं. जहाँ तक तालमेल की बात है आपस में, देखिए जो भी हैं ये सब पद हैं, मतलब मेरे लिए मुझे लगता है ये दोनों जो हैं एसएसपी डीसी दोनों एक पद हैं. आपस में एक पर्सनल और प्रोफेशनल कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है.
तो यही मेरा जो भी मेरे काउंटर पार्ट्स हैं उनके साथ हमेशा रहा है कि आप उनके साथ क्लियरली कम्युनिकेट करिए, कोई भी चीज़ों को अलूफ मत रखिए और आपस में एक बनहौमी बना के रखिए और सेम पेज पे कोशिश करिए कि आप रहें, ताकि आपको जो भी समस्या आने वाली है, जो भी आपका आप उसका इकट्ठा हल निकाल सकें। तो यही स्ट्रैटेजी के साथ हम काम करते हैं और आज तक यही स्ट्रैटेजी मेरे काम आती आई है। वहीं डीसी से पहले आपने और डिपार्टमेंट्स में भी काम किया है। डीसी का पदभार संभालने से पहले आपने हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम किया, तो उसमें आपका क्या रोल था और वो कितना चैलेंजिंग रहा? अ, बतौर एडिशनल सेक्रेटरी हायर एजुकेशन में रहा कुछ समय के लिए, एक एनरिचिंग एक्सपीरियंस था, एक डिफरेंट तरह का एक्सपोजर था बिफोर कमिंग टू बैक टू द फील्ड। तो हायर एजुकेशन जो है हमारा आने वाले जो फ्यूचर है, जो भी जनरेशन्स हैं, जो भी हायर एजुकेशन में जिनको डिग्री मिलेगी, उस तरीके की जो हमें वो डिपार्टमेंट डील करता है। तो वहाँ पे मेरे को एक्सपोज़र मिला कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस जो हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके किस तरह के इश्यूज़ होते हैं, जो हमारी नई एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, हाउ अलाइंड वी आर, या फिर जो भी हमारे ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, चाहे वो टीचरों की कमी, टीचर्स की कमी है, प्रोफेसर्स की कमी है, उनके वेरियस काइंड ऑफ इश्यूज़ हैं वो भी, और बच्चों के क्या इश्यूज़ हैं, वो सारे मैंने अपने सेक्रेटरी सर के साथ स्टडी किए और ट्राई करा कि हम उनको एड्रेस करने की कोशिश करें। लाइब्रेरीज़ का इशू एक बड़ा इम्पॉर्टेंट है, बच्चों को एक्सपोज़र मिले, डिजिटल लाइब्रेरी या नॉर्मल लाइब्रेरीज़ मिले, इस तरीके के हमने प्रोजेक्ट्स फिर टेकअप किए। तो वही गवर्नमेंट कॉलेजेस की शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए कौन कौन से रिफॉर्म्स या इनिशिएटिव्स आपने देखे या फिर इम्प्लीमेंट किए? सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमारी सरकार के द्वारा, पंजाब सरकार के द्वारा जो स्कॉलरशिप है वो जनरल स्टूडेंट्स को भी दी जा रही है, तो वो बहुत ही एक अच्छा इनिशिएटिव है पंजाब सरकार का। हमारी तरफ से भर्ती की जा रही है, सरकार की तरफ से की गई उस समय, तो उनको जल्दी से जल्दी उनकी नियुक्ति करना, उनको अपॉइंटमेंट देना, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम था उस समय का। तो इस तरीके के इश्यूज़ थे, हम डील करते रहे। हर ज़िले में लाइब्रेरी हो, लाइब्रेरियन हो, ये भी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अल्टीमेटली हमने जो भी अपनी सोसाइटी है उसको एजुकेटिव बनाना है, उनको उनको नॉलेज से एम्पावर करना है, तो दैट इज़ द आइडिया। तो हायर एजुकेशन जो है वो एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट है। अल्टीमेटली जो भी स्किलिंग हो रही है या जो भी हम फ्यूचर में जो भी हम प्रोफेशन अडॉप्ट करेंगे, जनरली आपने और मैंने भी जब अडॉप्ट किया, जो भी करते हैं तो हम हायर एजुकेशन के बेस पे करते हैं। और अगर हमारा देश, हमारा राज्य उसमें अगर अग्रणी है, तो कोई भी हमें इकोनॉमिक एम्पावरमेंट से या सोशल एम्पावरमेंट से रोक नहीं सकता, ये मेरा मानना है। वहीं आज के समय में सब कुछ बहुत ज़्यादा डिजिटल और एडवांस हो गया है, तो आज की शिक्षा में मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करने के लिए आपको क्या लगता है, कौन से स्टेप्स हमें जल्द से जल्द लेने की ज़रूरत है? अ, बिल्कुल सही आपने पॉइंट आउट किया, डिजिटल एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है हायर एजुकेशन में, एंड काफ़ी स्टेजेस में हो भी रहा है। जैसे आपने सुना होगा MOOC, मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज जो चल रहे हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, इवन डिफरेंट डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी इस तरीके के कोर्सेज ऑफर कर रही हैं। तो एक बच्चों के लिए अपने आप को डिफरेंट वैरायटी ऑफ करिकुलम से इंट्रोड्यूस करने का, एक एक्सपोजर करने का एक अपॉर्चुनिटी जो है वो डिजिटल एजुकेशन से मिल सकता है। तो एक तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। बाकी जो भी हमने बेनिफिट प्रोवाइड करने हैं, चाहे वो स्कॉलरशिप के हैं या अब इन द टर्म्स ऑफ डिग्री जो हम देते हैं उनको, वो अब जो भी आजकल डिजिटल हो गया है सारा, तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है जिससे हम बहुत ही एक फॉरवर्ड लुकिंग सोसाइटी बन सकेंगे। काफ़ी काम हो चुका है, मेरे ओपिनियन में काफ़ी काम होना अभी बचा है। तो डिपार्टमेंट जो है हमारा हायर एजुकेशन, इसमें काफ़ी पुशी लगा हुआ है कि इसमें हम काफ़ी काम करें आने वाले समय में। लैंग्वेज डिपार्टमेंट में भी आपने काम किया है, तो उसमें क्या रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती थी? देखिए जी, पंजाब की जो हमारी स्टेट लैंग्वेज है वो पंजाबी है, तो लैंग्वेज डिपार्टमेंट जो है उसको प्रमोशन का काम करता है। तो काफ़ी बड़ा रोल है। एक एक्ट बना हुआ है हमारा, उससे हम ट्राई करते हैं कि जो सरकारी काम है, मैक्सिमम काम जो है हमारा पंजाबी मातृभाषा में हो।
तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट काम है जिसमें हम बहुत सारे डिपार्टमेंट से इंटरेक्ट करते हैं। हमने अपना महाकोश बनाया है हमने इन लाइजन विद द पंजाबी यूनिवर्सिटी की जो भी वर्ड्स हैं उनका अनुवाद हमें मिल सके। तो इस तरीके के इनिशिएटिव हम उस डिपार्टमेंट में हमने पार्ट ऑफ हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ही है, मौका मिला इन चीज़ों पे भी काम करने का। तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में आपने काम किया। अब आप मोगा में एज ए डीसी हैं, तो मोगा में जो ज्वाइनिंग है, जो आपकी पोस्टिंग है, वो बाकी डिपार्टमेंट से किस तरह से अलग लगी आपको? जैसे कि जो डीसी का पद है वो एक बहुत ही डिफरेंट पद है। एक डिस्ट्रिक्ट में आपका हाईएस्ट पद ये माना जाता है कि आप शासन के रिप्रेजेंटेटिव हैं। जो भी सरकार आपको कार्य दे रही है आपने उनको एग्जीक्यूट करवाना है। हर तरह के डिपार्टमेंट के जो भी कोऑर्डिनेशन है, मॉनिटरिंग है कि क्या वो एफिशिएंटली काम कर रहे हैं, क्या वो लोगों की नीड को अचीव करने में, क्या लोगों की समस्याओं को रिजॉल्व कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इस तरीके का एक एक्सपोजर है जो कि इस बाकी असाइनमेंट से डिफरेंट था। पहले मैं एसडीएम रहा, एडीसी रहा, और भी पदों पे तैनात रहा, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में भी रहा। पर जो ये पद है ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन होता है किसी भी ऑफिसर के करियर में भी, प्लस सरकार के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट पद है कि पंजाब में जितने ज़िले हैं उतने ही डीसीज हैं। तो एक काफ़ी एक भार वाला, काफ़ी कार्यभार वाला और काफ़ी इम्पॉर्टेंट पद है कि हमारी कोशिश भी यही रहती है, जो शासन जो हमसे करवाना चाहता है, जो सरकार हमें टास्क दे रही है उसको हम टाइमली कंप्लीट करें, लोगों को बेस्ट पॉसिबल फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड कराएं, जो भी उनकी समस्याएं हैं उनको जानें और उनका हल निकालें। एक फील्ड की पोस्ट जो है, आई थिंक ये कटिंग एज पोस्ट है जो कि लोगों के बीच में और सरकार के बीच में, सरकार के जो भी बहुत तरह के डिपार्टमेंट हैं उनके बीच में एक ब्रिज है ये। जो भी हम सीखते हैं नीचे से, लोगों की समस्याओं के बारे में जानते हैं, कोई डिपार्टमेंट में कोई काम नया होने वाला है उसके बारे में हमारी कोई अंडरस्टैंडिंग बनती है, तो हम उसको संबंधित विभाग को कोशिश करते हैं कि हम उनको कम्युनिकेट करें ताकि वो उस पर रिफ्लेक्ट ऑन करके हमारे साथ इंटरेक्ट करके कुछ नया इनिशिएटिव, नई स्कीम बना सके। तो इस तरीके का एक डिफरेंट एक्सपोजर इस पद पे मिलता है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप लोगों से मिलते हैं, आप लोगों की दिक्कतें समझते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स को तुरंत आप समाधान निकाल सकते हैं। कोशिश रहती है कि जो लोगों की बेसिक सर्विसेज हैं वो उनको तुरंत मिलें, उनको समय के अंदर मिलें। ये इस तरीके से ये डिफरेंट है। आईएएस की सर्विस में डेपुटेशन पे केंद्र सरकार के विभागों में भी काम करने का मौका मिलता है, तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहता है, क्या प्रोसेस रहता है और ये कैसे मुमकिन हो पाता है? हमारे बैच में एक डिफरेंट प्रचलन था। उस समय हम लोग 3 महीने के लिए फेज़ 2 के बाद हम लोग गए वहाँ पे। आई वॉज ऑल्सो सेंट टू दी दिल्ली फॉर 90 डेज वी वर देयर। तो वहाँ पे मैंने बतौर एडिशनल सेक्रेटरी जो है काम किया वहाँ पे, इन दी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल काम किया। बड़ा एक इनरिचिंग एक्सपीरियंस है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो स्टेट गवर्नमेंट से हाउ डिफरेंट इट फंक्शंस, तो एक स्केल डिफरेंट होता है, एक्सपोजर डिफरेंट होता है। और वहाँ पे हमारा उस समय का जो 3 महीने का था टास्क, वो ये था कि हम लोग बहुत सारी डिपार्टमेंट के साथ इंटरेक्ट करते थे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंक्शन कैसे करती है। अल्टीमेटली जो है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज़ ए यूनियन फेडरल प्रिंसिपल पे काम करता है। यूनियन की स्कीम भी हमारे ज़िलों में लगती हैं, स्टेट के द्वारा बनाई गई स्कीम भी हमारे ज़िलों में लगती हैं। तो वी इम्प्लीमेंट दैट एज एन एग्जीक्यूटिव, बिकॉज वी आर द पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव, वी इम्प्लीमेंट दैट। तो हमें एक एक्सपोजर मिलता है कि वो सारे, हमें एक नॉलेज शेयरिंग मिलती है। हम बहुत सारे विभागों के जो सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, वो हमें डिपार्टमेंट के बारे में बताते हैं। एक्सपोजर विजिट्स होती हैं जिससे हम नया सीखने को मिलता है। जस्ट टू शेयर विद यू, हम लोग एक बड़े ही डिफरेंट प्रोसेस से भी उस समय निकले। हमें अपने प्रोजेक्ट बनाने थे हर ऑफिसर को। वी वर 180 ऑफ अस, तो हम सब लोगों ने अपने प्रोजेक्ट बनाए। डिफरेंट स्टेजेस से निकले, सेक्रेटरी, ग्रुप ऑफ सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी, एंड टू द हाईएस्ट, टू द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर वी गेट टू represent our idea in front of the honorable prime minister of the country. So I was one of them in our batch. We were 8 of us out of 180. So I presented my idea to the honorable prime minister.
तो बड़ा अच्छा एक एक्सपीरियंस लगा। जैसे आपने पूछा क्या सीखते हैं, एक एक्सपोजर है। आप समझ सकते हैं कि एक देश के प्रधानमंत्री के सामने अपने आप को आप प्रोजेक्ट प्रेजेंट करें इन दैट सीनियरिटी। मैं तो नया नया सर्विस में एंटर हम किए हुए हैं तभी। तो बड़ा एक एनरिचिंग एक्सपीरियंस रहा, एक्सपोजर रहा, एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग भी आती है। अच्छा लगा ओवरऑल। बाकी इन ड्यूरिंग द सर्विस ऑल्सो वी गेट अ चांस कि हम डेपुटेशन पे जाएं। 9 ईयर ऑफ सर्विस के बाद अब जनरली वी गो बतौर डिप्टी सेक्रेटरी जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, डायरेक्टर पद पे जाते हैं। एंड फर्दर एम्पैनलमेंट है, जॉइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, वो फिर भारत सरकार का अपना एक प्रोसेस है। वही जब आपके ज़िले में वीआईपीज़ विजिट होती हैं, प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो या गवर्नर हो, चीफ मिनिस्टर हो, तो एक डीसी की क्या जिम्मेदारियां रहती हैं और क्या प्रोटोकॉल्स रहते हैं? बड़ा ही इम्पॉर्टेंट होता है कि हमारे लिए कि जो भी डिग्नेटरी विजिट कर रहे हैं उनकी जो विजिट है वो इफ़ेक्टिवली हो जाए और हैसल फ्री हो जाए। तो पूरा ही जिला प्रशासन जो है वो कार्य करता है कि इसके टूवर्ड्स कार्य करता है। तो इसमें हमारे दायित्व ये है कि हम पूरा जो जो भी उनकी प्लान्ड एक्टिविटीज़ हैं उनको हम बिल्कुल हैसल फ्री करवाएं, कोई भी किसी तरीके की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना बने। और जो इंटरेक्शन जो राइट स्टेक होल्डर्स हैं वो भी हमारा दायित्व है कि वो इंटरेक्शन करने के लिए ज़रूर उस डिग्नेटरी के साथ प्रेजेंट हो। तो हम लोग जो भी वेन्यूज़ होते हैं वहाँ पे हम लोग विज़िट करते हैं, पूरा अरेंजमेंट देखते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द सिटिंग अरेंजमेंट टू दी ओवरऑल हु इज़ गोइंग टू बी ऑन डायस, टू दी हु इज़ गोइंग टू बी ऑन दी इन दी ऑडियंस एंड एवरीथिंग, वेदर द राइट स्टेक होल्डर इज सिटिंग, वहाँ पे बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं वो। फिर सिक्योरिटी प्लान बनता है पूरा। फिर जिस तरह का गेस्ट डिग्नेटरी आ रहे हैं उनके अराइवल के अकॉर्डिंग सारा प्रोटोकॉल सेट होता है। फॉर द प्रेसिडेंट, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, द प्रोटोकॉल इज वेरी डिफरेंट। फॉर ऑनरेबल सीएम द प्रोटोकॉल इज वेरी डिफरेंट। सो वी ट्राई टू वर्क आवर वे थ्रू दिस प्रोसेस एंड वी ट्राई कि जो लोगों के साथ वो बातचीत करना चाहते हैं वो इफ़ेक्टिवली डिलीवर हो। तो ये हमारा मेन रहता है और हैसल फ्री हो, को किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना आए। वहीं सेम अगर हम चुनाव की बात करें तो चुनाव के समय में डीसी की क्या जिम्मेदारियां होती हैं? चुनाव जो है उस समय चुनाव में डीसी जो है बतौर डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर काम करते हैं। वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मेन एजेंट होते हैं जिन्होंने बिल्कुल स्मूथ, फेयर एंड जस्ट इलेक्शन कराने के लिए हम पाबंद हैं। तो इसमें हमारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो काफ़ी समय पहले शुरू हो जाती हैं। चाहे वो इलेक्टोरल रोल बनाना हो, इलेक्टोरल रोल का अगर मैं सरल भाषा में कहूँ वोटर सूची, उससे वोटर सूची बनाने के लिए आपको पहले मतदाताओं के वोटर कार्ड्स बनाने पड़ेंगे, तो वो एक्सरसाइज शुरू हो जाती है। तो ये प्रोसेस हमारा शुरू हो जाता है 4-5 महीने पहले से, जब इलेक्शन कहीं भी अनाउंस होते हैं। तो ये बन के इलेक्टोरल सूची तैयार हो जाती है। फिर हम इलेक्शन का हर बार हमारी कोशिश ये रहती है कि जो मतदाता जो है ज़्यादा से ज़्यादा वोटर्स जो हैं आके अपनी पोलिंग करें। तो उसको इंक्रीज़ करने के लिए वोटर परसेंटेज को हम डिफरेंट तरह की स्वीप एक्टिविटीज़ भी कैरी आउट हम करते हैं, जिसमें आईईसी एक्टिविटीज़ होती हैं, बेसिकली इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन बेस्ड एक्टिविटीज़ होती हैं। चाहे उसमें हम स्कूल लेवल से लेके कॉलेजेस में हम कंपटीशन करवाते हैं बच्चों के बीच में विद रिगार्ड टू इलेक्शंस। देन हम नुक्कड़ नाटक करवाते हैं, हम कल्चरल प्रोग्राम भी करवाते हैं, हम पेंटिंग्स भी, वॉल पेंटिंग्स भी करवाते हैं, हम वेरियस काइंड ऑफ एडवर्टीजमेंट भी देते हैं। हम किसी ना किसी वेल रेप्यूटेड जो हमारी पर्सनैलिटी है उसको नॉमिनेट भी करते हैं, अपने इलेक्शन के साथ अटैच करते हैं ताकि वो हमारे इलेक्शन के प्रोसेस को पब्लिसाइज कर सके। तो बड़ा ही एक एलैबोरेटेड प्रोसेस है जो कि वेल डिफाइंड है बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। हम उसके अंदर कार्य करते हैं और कोशिश यही है कि कोई भी जो व्यक्ति है जो वोट डालना चाहता है, वोटर है, उसको किसी तरीके की अड़चन ना आए वोट डालने में। और जो 18 साल से ऊपर हैं उनकी वोट ज़रूर बन जाए
और जो भी हमारे पोलिंग स्टेशंस हैं वो एकदम फंक्शनल हो, वहाँ पे सारी बेसिक मिनिमम फैसिलिटीज़ जो हैं, चाहे वो फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी है उनके लिए हम रैम्प्स वगैरह की फैसिलिटी हैं, पीने वाले पानी का, वॉशरूम्स का, हर तरीके का प्रबंधन हम चेक करते हैं वहाँ पे। तो इस तरीके की एक डिफरेंट तरह की जॉब है ये। अभी हाल ही में आपने मिशन अखरकारी नाम की पहल की शुरुआत की, जी। उसके बारे में मैं जानना चाहूँगी वो पहल क्या है और उसका मोटिव क्या है? जैसे कि आपको पता है कि आजकल हम स्मार्टफोन से ग्लूड हैं, एवरीवन इज ग्लूड विद देयर स्मार्टफोन्स। तो ये एक कोशिश है कि जैसे मेरा ये मानना है कि जब ह्यूमन सिविलाइजेशन का जब डेवलपमेंट हो रहा था, तो अल्टीमेटली इट वाज द राइटिंग विच चेंज्ड एवरीथिंग। वी आर डिफरेंट बिकॉज वी स्टार्टेड राइटिंग। बिकॉज उससे क्या हुआ, हमारी जो नॉलेज जब हमारी उस समय की थी वो उस एरा की थी, दैट केप्ट ऑन पासिंग थ्रू राइटिंग। सो अगर हम बिकॉज ऑफ द एक्सेस डिजिटाइजेशन, the exposure the kind of we have right now, we should not forget about writing and लिखाई और सुंदर लिखाई तो बहुत ही ज़रूरी है। तो यही हमारा इसमें उद्देश्य था कि हम लिखाई को प्रमोट करें और उससे भी ऊपर सुंदर लिखाई को प्रमोट करें। तो कैलीग्राफी, अक्षरकारी, सुलेखन, ये 3 वर्ड हैं पंजाबी, इंग्लिश और हिंदी के। तो कोशिश ये है कि बच्चे जो हैं हमारे वो सुंदर लिखें। और ये ना केवल एक मतलब स्किल है, इससे आप लाइवलीहुड भी कर सकते हो। जैसे कि आपने देखा होगा आज की डेट में जो भी एडवर्टीजमेंट आ रही हैं आजकल, या आजकल सिग्नेचर डिज़ाइनिंग भी चल रही है, ब्रांड डिज़ाइनिंग है, लोगो डिज़ाइनिंग है, ये जो है ये कैलीग्राफर्स कर रहे हैं। बहुत अच्छा इसमें उनका रोल है और मेरे को ये लगता है कि अगर हम कुछ बच्चों को इस तरफ उनका ये टैलेंट डेवलप कर देंगे तो उनके पास एक एडिशनल बेनिफिट हमेशा रहेगा कि वो अपना लाइवलीहुड भी डेवलप कर सकते हैं इसमें। तो इस पूरे उद्देश्य के साथ हमने इसको स्टार्ट किया और हमने इसको एक कंटिन्यूअस एफर्ट बनाया। हमने इसको एवरी 3 मंथ्स वी आर ट्राइंग टू ऑर्गेनाइज एंड वी आर रिवॉर्डिंग दोज स्मॉल किड्स एंड दी सेकेंडरी किड्स विद द किट्स ओनली। कैलीग्राफी की उनको किट देते हैं सो दैट दे कम बैक इम्प्रूव्ड अगेन दे, एंड वी ट्राई कि इसको एक अच्छा एक कंटिन्यूअस प्रोसेस बनाएं हम, सो दैट वी कैन हैव पीपल हु आर वेरी गुड, जिनकी हैंड राइटिंग, जिनकी लिखावट बहुत ही अच्छी है। इसका आइडिया कब और कहाँ से आया? जैसे कि मैंने आपको बताया कि मतलब द थॉट वाज ऑलवेज देयर, बट समहाउ जब आपकी टीम अच्छी होती है, आप डिस्कशन करते हैं और आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप उसको इमीडिएटली इम्प्लीमेंट कर सके। तो बतौर, जब मैं यहाँ पे डीसी फर्स्ट पोस्टिंग है मेरी, तो मेरे को लगा, तो आई फाउंड इट वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने अपने ऑफिसर्स के साथ, एजुकेशन ऑफिसर्स के साथ और अदर ऑफिसर्स के साथ डिस्कस किया, तो दे एक्चुअली लाइक्ड इट एंड वी हैड अ डिस्कशन। हमारे यहाँ पे 1-2 ऑलरेडी टीचर्स बहुत अच्छा काम कर रहे थे, तो फ्रॉम देम वी पिक्ड अप कि जी दिस कैन बी डेवलप्ड एज अ गुड स्किल अमंग दी स्टूडेंट्स। तो वहाँ से हमने पिक किया, हमने एक बहुत अच्छी बुकलेट डिज़ाइन करी, हमने कॉम्पिटिशन्स करवाए, क्लास बिल्कुल स्कूल लेवल से लेके वी ब्रॉट इट टू दी टिल द हाईएस्ट लेवल ऑफ आवर डिस्ट्रिक्ट। वी गॉट द कंपटीशन कंडक्टेड अमंग इवन टीचर्स। हमने टीचर्स का भी कंपटीशन कराया दैट यू शुड ऑल्सो ट्राई टू, बहुत अच्छा लिखे आप, बहुत अच्छा लगेगा आपको। इट्स अ गुड फीलिंग ऑल्सो, बिकॉज आप जब अच्छा लिखते हैं तो आपके थॉट्स और रादर मैं कहूँगा आपकी आत्मा उसमें आती है। तो उस तरीके के मतलब हमने ये सारा इन डिस्कशन से इस मिशन को पिकअप किया एंड वी रियली होप कि आने वाले समय में हमारा कोई यहाँ का बच्चा शुड एक्चुअली डू रियली गुड इन सम एरिना। वही मोगा में नशा मुक्त परिवारों को 11,000 रुपए की राशि दी जा रही है, तो क्या आपको लगता है कि इस तरह के फाइनेंशियल इंसेंटिव से लोगों में बदलाव लाने का सबसे असरदार तरीका है ये? नशा जो है हमारे पंजाब की एक काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम रही है। जो सरकार है, शासन है, उसने बहुत ज़्यादा एफर्ट करा है। नशा मुक्ति यात्रा, युद्ध नशा विरुद्ध जो हमारा वॉर अगेंस्ट ड्रग चल रहा है, उसमें काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल हुआ है इसमें। जो ये फाइनेंशियल इंसेंटिव की बात है, कुछ 1-2 पंचायतों ने ही अभी शुरू किया है। वो उनके लेवल का ये कार्य है कि वो अपने लेवल पे जो लोग नशा छोड़ रहे हैं उनको एक फाइनेंशियल इंसेंटिव दे रहे हैं ताकि वो अपने आप को एक बेटर डाइट दे सकें और एक
काइंड ऑफ उनको सपोर्ट हो सके, इमीडिएट सपोर्ट। तो इस तरीके के इट इज़ अ पंचायत बिकॉज एक सेल्फ रिलायंट इंस्टीट्यूशंस हैं, तो वी आर ट्राइंग टू प्रमोट अमंग अदर पंचायत ऑल्सो कि वो इसको अडॉप्ट करें। बट अल्टीमेटली हमारी जो जो शासन है, जो सरकार है, उसका विजन ये है कि हम धीरे धीरे इसको वीड आउट करें। तो उस पे हमारी अब 3 pronged स्ट्रैटेजी हम काम कर रहे हैं। हम एनफोर्समेंट पे काम कर रहे हैं। हम उसके बाद एनफोर्समेंट में क्या आता है, एनफोर्समेंट में जो अब हम कासो ऑपरेशन कैरी आउट करे जा रहे हैं पुलिस के द्वारा, ड्रग्स को पकड़ा जा रहा है, जो ड्रग माफिया उन पे FIRs हो रही हैं। फिर इसके अलावा हम अवेयरनेस पे काम कर रहे हैं। अवेयरनेस पे हमने मिशन संपर्क स्टार्ट किया है, जिसमें ऑफिसर्स जो हैं हमारे, उन्होंने स्कूल्स अडॉप्ट किए हैं। वो वहाँ पे जाते हैं मंथली एक बार, और बच्चों के साथ जो कि 10th 11th 12th 9th 10th 11th 12th के बच्चे, बड़े बच्चे जो हैं विच आर मोर प्रोन, मोर सोशली एक्सपोज, जो नशे में पड़ सकते हैं, हम उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। उनको हम ये कह रहे हैं कि आप बताएं कि अगर कोई बच्चा आपको फोर्सफुली किसी इस हैबिट में आपको डालना चाहता है, थ्रू आप अनोनिमसली ये कर सकते हैं, आपको कोई नाम डालने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके का सेकंड है जी अवेयरनेस। थर्ड इज़ वी ट्राइंग टू रिहेबिलिटेट देम। हमारे यहाँ पे रिहेबिलिटेशन का सेंटर मेरे यहाँ पे एक जनेव विलेज में है, तो हमने उसको काफ़ी अच्छा रिफर्बिश करके काफ़ी रिजुवेनेट किया है। वहाँ पे इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट रनिंग डी एडिक्शन सेंटर एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर ऑफ पंजाब। वी हैव वेरी हाई रिकवरी रेट। और अभी लेटेस्ट उसके अंदर हमने काफ़ी सारा रेनोवेट करा है उसको, सो दैट वहाँ पे हमने रिक्रिएशन की फैसिलिटीज़ भी बनाई हैं, और वहाँ पे स्किलिंग भी कर रहे हैं, सो दैट उनको जो जो ड्रग एडिक्ट थे, जो अब नशा छोड़ना चाहते हैं, हम उनकी हैंड होल्डिंग करें और हम उनको इस दलदल से बाहर निकाल के एक सही रास्ते पे चलाएं। तो उनको हम वहाँ पे रिहेबिलिटेट करते हैं फॉर ऑलमोस्ट 45 days, सो दैट दे आर कम्प्लीटली आउट ऑफ ड्रग। देन हम उनको वहाँ पे स्किल सिखा रहे हैं, वहाँ पे उनको रिक्रिएशनल एक्टिविटी है, वहाँ पे उनको स्पोर्ट्स खिलाया जाता है, वहाँ पे उनसे किचन फार्मिंग करवा रहे हैं, हम किचन गार्डनिंग करवा रहे हैं, हम वहाँ पे उनको हम कंप्यूटर सिखा रहे हैं, वहाँ पे उनको हम इलेक्ट्रिसिटी का कोर्स करा रहे हैं, बेकरी का कोर्स करवा रहे हैं, इवन कुकिंग का कोर्स करवा रहे हैं। तो इस तरीके की एक इफेक्टिव 360 डिग्री हम एक रिहेबिलिटेशन की स्कीम भी पंजाब सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। अभी लेटेस्ट पंजाब सरकार के द्वारा एक सूरमा इनिशिएटिव भी हम कर रहे हैं अभी, जिसमें जो लोग जो सेल्फ मोटिवेटेड हैं, जिन्होंने अब नशा करना बिल्कुल छोड़ दिया है, अब वो हमारे वॉलंटियर बन के एक हमारे मेंटरशिप काइंड ऑफ प्रोग्राम अब उनके थ्रू हम कराएंगे। क्योंकि अगर मान लीजिए किसी नॉर्मल जो नशा कर रहा था उसने छोड़ा, अगर वो किसी नशा करने वाले के साथ इंटरेक्ट करेगा, तो उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव रहता है कि उसकी एक जो कम्युनिकेशन होगी, जो उसका जो उसके लेवल पे आके वो बात कर पाएगा। तो उस तरीके का एक मेंटरशिप प्रोग्राम अभी शुरू किया गया है। तो वी आर होपफुल कि जो ये नशे की प्रॉब्लम है, जो शासन का विजन है कि हम इसको जल्द से जल्द ख़त्म करें, तो हम उसको जल्द से जल्द ख़त्म कर पाएंगे। जहाँ तक की बात है कि ये फाइनेंशियल मॉनेटरी इंसेंटिव है, वो एक तरह का सप्लीमेंट है जो कि पंचायत अपने लेवल पे कर सकती हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, मतलब कि इस तरह की पहल से लॉन्ग टर्म अवेयरनेस कितना पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। जैसे मैंने आपको बताया कि एक इमीडिएट सपोर्ट का काम कर रही है ये, और एक डाइट पे इम्पैक्ट आएगा इसका। तो इस तरीके से ये जो जिन्होंने नशा छोड़ा है उनके लिए हेल्पफुल हो सकता है। वहीं एक पहले है माई फॉरेस्ट माई विलेज, जिसके तहत आपने 65 मियावाकी फॉरेस्ट तैयार करवाया, तो इसके बारे में मैं जानना चाहूँगी, ये मियावाकी टेक्निक क्या है और इस पहल का आइडिया कैसे आया? देखिए, पंजाब में जो फॉरेस्ट कवर है हमारा कम है, और उस समय मैं फाजिलका ज़िले में तैनात था। तो वहाँ पे तो जो क्लाइमेट है वहाँ का, वो हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट है, और सॉइल भी जो क्लेई सॉइल है, बिकॉज इट टचेज राजस्थान। तो उस तरीके का क्लाइमेट है वहाँ पे। तो व्हेन वी वर स्टडिंग, प्लांटेशन इज़ अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, सो आई वाज इन रूरल डेवलपमेंट। तो हमने वहाँ से धीरे धीरे वी ट्राइड कि व्हाट आर द टेक्निक्स। तो हम earlier also when I was in Ludhiana, तो I was exposed to an technique by Miyawaki technique. It is in Japanese botanist थे, उन्होंने एक इस टेक्निक को लॉन्च किया फॉर दी अर्बन फॉरेस्ट्री। छोटे छोटे पैचेस थे वहाँ पे टोक्यो में, उन्होंने वहाँ पे ये देखा कि मैं यहाँ पे ज़्यादा प्लांट कैसे लगा सकता हूँ।
तो मियावाकी टेक्निक बनी, उसमें डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, ऑलमोस्ट 20 times मोर डेंस देन द नॉर्मल प्लांटेशन ये है, तो आप समझ ही सकते हैं। तो आई वॉज इंट्रोड्यूस टू दैट व्हेन आई वॉज फर्स्ट पोस्टिंग में, जब मैं एसडीएम था लुधियाना में। तो फिर मैं दूसरी पोस्टिंग में भी मैंने एक दो इस तरह के काम किए, बट जब मैंने एडीसी रूरल डेवलपमेंट का कार्यभार संभाला, तो मेरे मन में था कि प्लांटेशन को लेके और एनवायरनमेंट को लेके, और हमारा अल्टीमेटली जब तक एनवायरनमेंट ठीक नहीं है, जब तक बायोडाइवर्सिटी ठीक नहीं है, इकोलॉजी ठीक नहीं है, वी कैन नॉट बी ऑल राइट। तो उस विजन से हमने काम करना शुरू किया। एंड जिला फाजिल्का से मेरा पिंड मेरा जंगल, माई विलेज माई फॉरेस्ट की शुरुआत हमने करी। तो उस ज़िले में हमने तकरीबन 40 फॉरेस्ट लगाए। इस टेक्निक में बेसिकली हम जो ग्राउंड हमारा होता है उसमें उसको हम प्रिपेयर करते हैं, उसके अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट तरह के आइटम्स पहले ही डाल देते हैं, सो दैट जब आपकी प्लांटेशन होगी, और इसमें जो भी प्लांटेशन होती है वो सारी लोकल प्लांटेशन होती है, कोई भी बाहर का वैरायटी हम नहीं यूज़ करते, जो भी लोकल वैरायटीज़ हैं वो हम यूज़ करते हैं। तो डिफरेंट ऑलमोस्ट 45 काइंड ऑफ वैरायटी हम यूज़ करते हैं, फ्रॉम द श्रब टू द कैनोपी कैटेगरी, श्रब, सब ट्री, ट्री, कैनोपी, 4 तरह की वैरायटीज़ हम इसमें प्लांट करते हैं। बड़ा एक इंटरेस्टिंग है, काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिले हमें इसके, और आज भी मैं आई टेक अ रेगुलर फीडबैक कि वहाँ कैसा चल रहा है। तो ज़िला फाजिल्का में हमने ऑलमोस्ट 40 फॉरेस्ट ये लगाए हैं। और 1 एकड़ में अगर मैं बात करूँ, जस्ट टू हैव एन आइडिया, अगर हम नॉर्मल टेक्निक से अराउंड 500 ही प्लांट लगा पाते हैं, 500 to 600, इस टेक्निक से हम 9000 प्लांट लगा सकते हैं। और इस इनिशिएटिव की एक खास बात और भी ये रही कि हम जो ये फॉरेस्ट बना रहे थे, तो हमने उसको इंक्लूसिव बनाया। अब इंक्लूसिव का क्या मतलब है? अल्टीमेटली वी डिडंट वांट टू क्रिएट अ फॉरेस्ट विच इज़ नॉन एक्सेसिबल बाय द पीपल और द विलेजर्स। वी वांटेड कि ये अल्टीमेटली जब ये प्लांट बड़े हो जाएं तो लोग वहाँ पे आके बैठें, वहाँ पे पिकनिक मनाएं, वहाँ पे सैर करें, वहाँ पे जो पंछियों की चहचहाट है, जो डाइवर्स फ्लोरा एंड फौना है, उसको फील करें। तो हमने इसके अंदर एक बड़े जियोमेट्रिक डिज़ाइन में हमने, या फिर ऑर्गेनिक डिज़ाइन में काफ़ी ये फॉरेस्ट डेवलप करे कि वहाँ पे एक पाथवेज हैं 15 फीट वाइड, 20 फीट वाइड, सो दैट जब ये फॉरेस्ट थोड़े डेवलप हो जाएं तो हम उनको डेवलप कर सके, सो दैट लोगों के काम आए ये। एंड मोर ओवर न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत है, आप इसमें, आपको इससे लकड़ी मिल रही है, आपको इसमें लोकल वैरायटी ऑफ फ्रूट मिल रहा है। तो अलग तरह का एक ये प्रोजेक्ट था, एंड इट इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आई एम एबल टू डू दैट इन फाजिल्का, in Nawashahar, that is Shahid Azam Bhagat Singh Nagar. Then now in Moga also we are doing this. मियावाकी टेक्निक से अर्बन एरियाज़ में किस तरह से ग्रीन लंग्स डेवलप किए जा सकते हैं, और मोगा डिस्ट्रिक्ट में इससे जुड़े क्या स्टेप्स लिए गए? जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये डेंस अफॉरेस्टेशन का एक पार्ट है, और एक छोटे एरिया में हम काफ़ी डेंस प्लांटेशन करते हैं इसके अंदर। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, 1 एकड़ में ऑलमोस्ट 9000 to 10,000 प्लांटेशन, दैट टू विद एन गुड ओपन स्पेस। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी डेंस प्लांटेशन होती है ये। अर्बन फॉरेस्ट्री में आई थिंक काफ़ी जो अर्बन एरियाज हैं, मुंबई इज क्विकली पिकिंग इट अप, Bangalore is picking it up, and also in our district we are trying कि we are identifying those pockets जहाँ पे small ऐसे हमारी सरकारी ज़मीनें बची हुई हैं, या फिर कोई पार्क्स हैं, या फिर कोई हम जब नया कुछ प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उसकी बाउंड्री हम इस टेक्निक के साथ लगाएं। प्लस मोर ओवर, जैसे कि मैंने नाम बताया कि मेरा पिंड मेरा जंगल, तो वी वांटेड कि हर गांव में एक छोटा जंगल ऐसा ज़रूर लगे। तो छोटा जंगल में आप पूछेंगे साइज़ क्या है, तो हम एटलीस्ट 4 कनाल से लेके, दैट मीन्स ½ एन एकड़ से लेके 1 एकड़ तक के साइज़ का वी आर एमिंग। अगर हमें ज़्यादा बड़ा मिल जाएगा तो वी ट्राई कि हम उसको एक बहुत ही अच्छे कंसेप्ट से डेवलप करें, बट सो फार वी आर एबल टू डू 2 एकड़ 3 एकड़ इन द डिस्ट्रिक्ट। तो इस टेक्निक को मतलब दूसरे जिलों में या और राज्यों में अपनाने की कोई योजना है? जी, जैसे अब मेरा एक्सपोजर जिन जिन जिलों में रहा है, तो मैंने इसको क्विकली अडॉप्ट किया। वन इट इज़ वेरी क्लोज, एंड वन इट इज़ एक्चुअली विच इज़ आई हैव सीन द वेरी गुड रिजल्ट जो ये इस प्रोजेक्ट ने दिए हैं। तो आई हैव सीन कि जी जो आपका, आई हैव आस्क्ड सर्टेन क्वेश्चंस की बाय शोइंग ए फोटो टू सर्टेन कलीग्स ऑफ माइन कि हाउ ओल्ड डू यू थिंक दिस फॉरेस्ट इज, एंड दे
आंसर कीजिए 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, इतना. आई टेल देम इट्स ओनली 3 years, सो देन दे आर ऑल्सो टेकन बाय अ सरप्राइज. तो जब रिजल्ट अच्छा आता है तो उसकी अडॉप्शन भी उतनी जल्दी अच्छी हो सकती है. और हमने स्टार्टिंग से ही हमने एक अप्रोच रखी है कि वी विल नॉट कीप दिस टेक्निक टू आवर सेल्फ. इट इज़ ऑलरेडी अ वेल नोन टेक्निक, एंड वट वी हैव डन इज वी हैव डन a documentation also. So when I was there in Fazilka, we have made a booklet for this project, and which is available in English and Punjabi, both the language, step by step guide of this project, and how you execute a normal small NGO can also do it. So likewise, this is how we say to publicize this technique, and we want this technique to be adopted by all our districts. तो ये जो पहल है माई फॉरेस्ट माई विलेज, इसको अगर कोई जिला या फिर कोई व्यक्ति अपनाना चाहे तो उसको क्या एडवाइस करेंगे आप? सिंपली मतलब सबसे पहले तो आप जगह आइडेंटिफाई करें. देन इट्स अ प्रिटी सिंपल प्रोसेस. सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम बिल्कुल हमारे यहाँ की लोकल वैरायटीज़ लगा रहे हैं, कोई भी फॉरेन वैरायटी इसमें नहीं लगा रहे हैं, तो जो कि हमारे इकोलॉजी के लिए बहुत अच्छी बात है. इससे जो बायोडाइवर्सिटी को जो पुश मैंने देखा है, जो पंछियों की चहचहाट शाम को वहाँ पे उन जंगलों में देखने को मिलती है, वो अब एक अपने आप में एक बड़ा ही अद्भुत नज़ारा है. वो बहुत ही कम रह गया है. तो बड़ा अच्छा एक है, और जो भी जिला अडॉप्ट करना चाहता है, वी हैव दैट बुक, वी आर सर्कुलेटिंग इट, एंड इट इज़ वेरी 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 ईजी. वहीं माई फॉरेस्ट माई विलेज के अलावा और कौन कौन सी नई पहल है जो पर्यावरण या रूरल डेवलपमेंट के लिए चलाई जा रही है मोगा जिले में? रूरल डेवलपमेंट में जैसे आपने कहा, इकोलॉजी एनवायरनमेंट इज़ ए इम्पॉर्टेंट टॉपिक. सो वी आर वर्किंग ऑन कि हम जो भी हमारा लिक्विड वेस्ट है, हम उसको अच्छे से उसकी साम संभाल करें. आर इट शुड नॉट बी दैट वी आर डिस्चार्जिंग आर अनप्रोसेस्ड सीवेज डायरेक्टली इनटू आवर ड्रेन्स, एंड विच इज़ अल्टीमेटली फीडिंग इनटू आवर रिवर्स. तो हम उस पर काम कर रहे हैं थ्रू ए थापर मॉडल. हम काफ़ी काम कर रहे हैं इस सेक्टर में. वी वांट कि हमारे सारे गांवों के पॉन्ड्स हैं वो इस टेक्निक्स में आए, सो दैट जो लेस BOD COD वाला जो हमारा प्रोसेस्ड वाटर है वो ही ड्रेन्स में जाए, एंड फर्दर सो दैट हमारी जो पोल्यूशन का लेवल है वो ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाए. इसके अलावा वी आर वर्किंग कि हर गांव में स्पोर्ट्स की फैसिलिटी ज़रूर हो. बस अल्टीमेटली यूथ के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए ज़रूरी है कि वो अपना जो एनर्जी है उसको चैनलाइज करें. तो वी आर वर्किंग कि एवरी विलेज टू हैव वन और अदर काइंड ऑफ स्पोर्ट्स फैसिलिटी, एंड ऑल्सो दी पार्क्स आर indifferent, they are imbibed into our society. तो अगर किसी गांव में पार्क होगा, उसमें ओपन जिम लगा होगा, तो बट नेचुरल वहाँ पे वहाँ उस गांव के लोग आएंगे और उसको जरूर यूज़ करेंगे. तो ये मल्टीपल हमारे यहाँ पे इनिशिएटिव हम रूरल डेवलपमेंट में ले रहे हैं. आपके सामने काफ़ी सारे सेक्टर्स होते हैं, एजुकेशन है, हेल्थ है, एनवायरनमेंट है, एग्रीकल्चर है. तो कैसे तय करते हैं कि किसको ज़्यादा प्रायोरिटाइज करने की ज़रूरत है या किसको पहले प्रायोरिटी पे रखना चाहिए? जनरली कोशिश यही रहती है कि हम सारे सेक्टर्स को बैलेंस करके चलें. ह्यूमन डेवलपमेंट के सेक्टर्स की आपने जैसे बात करी, एजुकेशन और हेल्थ, वो प्रायोरिटी थोड़ा सा हायर प्रायोरिटी पे रह जाता है. सिमिलरली बट एग्रीकल्चर हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. तो वी ट्राई कि हम सब टॉपिक्स पे, सब सेक्टर्स में इंपॉर्टेंट काम करें. वहीं इस समय मोगा जिले में किन किन सेक्टर्स पर सबसे ज़्यादा फोकस है? जैसे आप सेक्टर वाइज हम बात कर लेते हैं. जैसे हम एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन में पंजाब सरकार की तरफ से स्कूल ऑफ एक्सीलेंस यहाँ पे बनाए गए हैं. हमारे यहाँ पे नए स्कूल बने हैं, काफ़ी नए स्कूल बन रहे हैं, उनमें एडिशनल क्लासरूम्स बन रहे हैं. उसमें हम डिफरेंट तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने कुछ जो हमारे एलिमेंट्री स्कूल्स हैं उसमें हमने बहुत ही अराउंड 3 लाख रुपीज़ पर स्कूल हम स्पेंड कर रहे हैं कि बच्चों को मॉडर्न प्ले वे का फर्नीचर का एक्सपोजर करें हम, सो दैट उनको चाइल्ड फ्रेंडली फर्नीचर दें. उनको हम जो एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जिस तरीके का एक्सपोजर होता है प्ले वे का, उस तरीके का एक्सपोजर दें. तो सो फार वी आर गेटिंग ए वेरी गुड रिस्पॉन्स इन दैट सेक्टर. सिमिलरली जैसे मैंने आपको कैलीग्राफी का ऑलरेडी बताया, वी आर वर्किंग टूवर्ड्स दैट. नाउ वी आर वर्किंग टूवर्ड्स डिफरेंट थिंग्स. वी आर वर्किंग टूवर्ड्स स्पोर्ट्स. हमने उनको स्पोर्ट्स की किट्स दे रहे हैं हर स्कूल में, सो दैट एवरी स्टूडेंट इज एक्सपोज टू द ऑल काइंड ऑफ स्पोर्ट्स. वी आर गिविंग देम क्रिकेट किट्स, वी आर गिविंग देम वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, फुटबॉल, एवरीथिंग वी आर गिविंग, बैडमिंटन रैकेट्स, सो दैट a child can develop
देयर इनर स्किल्स, जो भी उसका इनर टैलेंट है, जैसा भी है। हम कुश्ती मैट्स भी दे रहे हैं इन आवर एरिया। कुश्ती रेसलिंग इज ऑल्सो अ गुड प्रोफेशन इन पंजाब ऑल्सो। सो वी आर ट्राइंग कि हम ईच एंड एवरी काइंड ऑफ जो स्पोर्ट्स का है वो हम प्रमोट करें। वेरी डिफरेंट अगेन इज हम कल्चर पे फोकस कर रहे हैं। नाउ वी हैव गिवन फंडिंग टू दी वेरियस प्राइमरी एंड दी सेकेंडरी स्कूल्स कि आप अपने बच्चों के लिए बच्चों को कल्चरल कंपटीशन करवा के विल हैव अ डिस्ट्रिक्ट लेवल कंपटीशन। तो वो उनको आप साउंड सिस्टम्स दीजिए, आप उनको ड्रेसेस दीजिए, सो दैट दे फील कॉन्फिडेंट वेन एवर दे पार्टिसिपेट, दे फील कॉन्फिडेंट अबाउट इट। एंड दैट इज द होल आइडिया। वी शुड बिल्ड कॉन्फिडेंट एंड स्किल्स अमंग दी स्टूडेंट्स, सो दैट जब भी वो जाएं, जब भी वो काम करने जाएं, जब भी वो फर्दर कुछ भी परस्यू करेंगे, सो वंस अ पर्सन इज वेरी कॉन्फिडेंट, देन आई थिंक हाफ ऑफ द प्रॉब्लम और 70% ऑफ द प्रॉब्लम इज ऑलरेडी गॉन। सो दैट इज दी, वी आर वर्किंग ऑन स्पोर्ट्स, we are working on culture, we are working on handwriting, we are working on child friendly furniture. And again very important thing is स्कूल में आप देखिए हमने सब तरीके के हम कर रहे हैं। हमारी सरकार शासन का फोकस जो है एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा है, और सरकार में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। एक तरह की शिक्षा क्रांति आई है हमारे पंजाब में। तो जिस तरह की इन्वेस्टमेंट हुई है उसी को ही हम कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो जैसे अगर मैं बात करूं, हम लोगों ने कई स्कूल अडॉप्ट करे हैं। मैंने आई हैव अडॉप्टेड अ स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बागा पुराना फॉर मेंटरशिप प्रोग्राम। तो जब मैंने वहाँ पे विजिट किया, मुझे कुछ कमी लगी, तो हमने उसके बेसिस पे हमने इनिशिएटिव लिया। जैसे हम एक क्लासरूम में देखा, हमने क्लासरूम में बहुत सब कुछ अच्छा हो गया, हमने देखा कि थोड़ी लाइट वगैरह का इशू है, तो हमने मिशन रोशनी शुरू किया यहाँ पे, जिसमें हमने सारी क्लासरूम्स में, उस स्कूल की सारी क्लासरूम्स की जो लाइट्स हैं उसको, ट्यूब्स को हटा के सीलिंग लाइट्स हमने लगाई, पंखे वगैरह चेंज किए। अब फर्दर हम ऐसे ऐसे जो भी स्मॉल इंटरवेंशंस हैं हम वो कर रहे हैं। हम हर स्कूल को सोलराइज करना चाह रहे हैं, तो हमने ऑलरेडी 15 स्कूल्स को सोलराइज करने का हमने टारगेट सेट कर लिया, एंड वी आर विद इन दिस मंथ वी विल अचीव। तो स्लोली वी आर ट्राइंग कि हम स्कूल्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें। इसके अलावा जैसे आपने पूछा कि हेल्थ इज़ ट्रिमेंडसली इम्पॉर्टेंट। आर आम आदमी क्लिनिक्स और आरोग्य जो हमारे केंद्र हैं, ये जो हैं ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। हाँ, जो शासन है उसने इसमें ऐड ऑन किया है। हमारी जो एसेंशियल मेडिसिन जो पहले 280 के आसपास मिलती थी, 260 रादर, तो वो अब ऑलमोस्ट 450 हो गई हैं। महंगे से महंगी दवाई आज की डेट में उन आम आदमी क्लिनिक में अवेलेबल है। सारे टेस्ट को हमने थर्ड पार्टी को देके मतलब कहा है। तो मतलब लोगों को बेनिफिट पहुंचाना वो बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। मैं विज़िट में गया, फील्ड विज़िट पे हम अक्सर जाते हैं। तो जैसे जब आपको प्रोजेक्ट रोशनी के बारे में बताया, जब मैं मेंटरशिप करने गया तो मैंने वहाँ देखा। तो उसके बाद जैसे मैं हॉस्पिटल देखने गया, तो मैं निहाल सिंह वाला हमारा एस्पिरेशन ब्लॉक है, तो वहाँ में जब मैं देखने गया तो मैंने देखा कि वहाँ पे कुछ मशीनों की कमी है। तो आप जब जाते हो, आप वहाँ के लोकल एसएमओ से, सीनियर मेडिकल ऑफिसर से इंटरेक्ट करते हो, डॉक्टर से इंटरेक्ट करते हो, पेशेंट से इंटरेक्ट करते हो, देन यू ट्राई कि क्या कमी है यहाँ पे। तो देन वहाँ पे 1-2 मशीनों की कमी थी, तो देन वी इमीडिएटली आपको उनको बोला कि यार आप ये खरीद लीजिए। तो दैट इज़ काइंड ऑफ वर्क वी ट्राई टू डू इन द फील्ड। फिर हम लोगों ने जैसे विजिट करा, नशा छुड़ाना के लिए नशे छुड़ाऊ केंद्र हमारे बने हुए हैं। तो उसमें जब हम देख रहे थे तो हमने ये फील किया कि जब गर्मी के दिनों में काफ़ी हीटअप हो जाता है जहाँ पे लाइन लगी रहती है, तो हमने उनमें शेड्स डाले। है छोटा सा इनिशिएटिव है, वहाँ पे पानी का हमने कूलर लगा दिया कि लोग जब आए, लोग वो जो भी एक्सरसाइज है वो कंफर्टेबल हो, लोगों को हितों को ध्यान में रखते हुए, लोगों की भलाई को ध्यान में रखते हुए हम काम करें। तो इस तरीके का हम इन 2 सेक्टर्स में मेन काम कर रहे हैं। अगर मैं फार्मिंग की बात करूँ, एग्रीकल्चर की बात करूँ, एग्रीकल्चर के साथ अलाइड सेक्टर्स हैं। हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट मोगा, वो काफ़ी डेयरी में, मिल्क प्रोडक्शन में काफ़ी अग्रणी है। नेस्ले भी एक इसका कारण है, अदरवाइज ऑल्सो आवर पीपल आर वेरी प्रोएक्टिव। तो एग्रीकल्चर में अब हमारे ज़िले में जो हम काम कर रहे हैं वो हम डाइवर्सिफिकेशन पे काम कर रहे हैं। हम यहाँ पे कॉटन, मेज, हॉर्टिकल्चर, इन चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं। और अगर मैं बात करूं अलाइड एक्टिविटीज़ की, तो हम डेयरी में काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पे। फिशरीज़ में अब हमारा डिस्ट्रिक्ट थोड़ा सा
लिटिल लेस एक्टिव था, तो हम उसको मैं एक्टिवेट कर रहे हैं. वी आर डेवलपिंग मोर फिशिंग पॉन्ड्स. सो इस तरीके की हम वर्सेटाइल एक्टिविटी मल्टी डोमेन में काम करके वी वांट कि अल्टीमेटली जो फार्मर्स हैं हमारे, किसान हैं हमारे, उनका उनका इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट हो, उनकी इनकम में वृद्धि हो, सो दैट उनकी जब एक बार इनकम में वृद्धि होगी तो सोशल डेवलपमेंट विल ऑल्सो फॉलो. Similarly, other hand, we are working on the education and health side also. So those people ultimately are getting benefit of that. So we are working on both the side parallelly. We are working to empower them socially through education and health. We are working to empower them economically through diversification, through exposure visits, through diversifying their businesses while introducing dairying, introducing गोट को भी हम प्रमोट कर रहे हैं, उस बकरी पालन को भी प्रमोट कर रहे हैं, फिश पॉन्ड्स को भी कर रहे हैं. सो वी आर वर्किंग ऑन दीज काइंड ऑफ थिंग्स. आपने जैसे बहुत सारी योजनाओं के बारे में बताया, वहीं आपने प्रशासन की भी बात की, तो सरकार या प्रशासन द्वारा चलाई जा रही कोई योजना जो जिससे आपका खास लगाव हो या जो जनता के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो, कोई एक वो आप बताना चाहें? जैसे मैं डीसी के पद पे हूँ, डीसी का एक कार्य है कि जो भी शासन की तरफ से जितनी भी स्कीमें हैं उसकी इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो. तो जो भी स्कीमें हैं सारी स्कीमों को हम चाहते हैं कि उसका बेनिफिट मिले. फोकस अगेन एजुकेशन हेल्थ पे बहुत ज़्यादा हम फोकस करते हैं. और इसके अलावा जैसे हमने एग्रीकल्चर इश्यूज़ पे बात करी है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है. प्लस हमारे लिए एक सबसे नज़दीक जो होता है कि जो सर्विस डिलीवरी है लोगों की, जो भी उनके कुछ उन्होंने सर्विस के लिए अप्लाई करा, वो टाइमली डिस्पोजल हो उनका. तो ये चीज़ें हम इन चीज़ों पे फोकस करते हैं. वहीं अब हम फिर से एक बार यूपीएससी पे आएंगे कि जब भी कोई यूपीएससी एस्पिरेंट एग्ज़ाम देता है, यूपीएससी की तैयारी करता है, तो उसका मेन फोकस होता है कि उसको आईएएस बनना है. लेकिन इसके अलावा भी और 24 सर्विसेज है, आईपीएस है, आईआरएस है, आईएफएस है. तो आपको क्या लगता है कि मतलब आईएएस की सर्विस में ऐसा क्या है जो बाकी सर्विसेज में लोगों को नहीं दिखाई देता है? आई थिंक मेरे को भी यही लगता है कि 95% जो एस्पिरेंट्स होते हैं, आई वॉज वन ऑफ देम, तो उनकी पहली चॉइस आईएएस रहती है. 5% हैव देयर ओन चॉइसेस. तो मुझे ये लगता है कि जो इस सर्विस का वास्ट एक्सपीरियंस है, एक्सपोजर है, जैसे एक सेक्टर में जैसे आई वॉज इन जीएसटी, टैक्सेशन में था, एक्साइज में था, डेवलपमेंट अथॉरिटी में था, देन आई वॉज इन हायर एजुकेशन. तो काइंड ऑफ एक्सपोजर, वो आपको जो एक्सपोजर आईएएस ऑफर करता है, आई थिंक दैट इज़ एन additional attraction for any aspirant to apply for prefer IAS above it. Moreover, जो बाकी आई थिंक जो सर्विसेज हैं वो स्पेशलाइज सर्विस हैं, जैसे फॉरेन सर्विस वाले फॉरेन अफेयर्स में डील करते हैं. पुलिस जो है क्राइम कंट्रोल एंड लॉ एंड ऑर्डर पे काम करती है. और अगर हम आईआरएस की बात करें तो वो स्पेसिफिकली इनकम टैक्स या कस्टम या जीएसटी में ही काम करते हैं. तो एक इस तरीके का जनरल वर्सेस स्पेशलिस्ट वाला भी प्रिंसिपल कहीं ना कहीं अप्लाई होता है. मोर ओवर जो एक अट्रैक्शन है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पद का या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डीसी के पद का, वो भी एक आई थिंक एक एन्चांटिंग फैक्टर है एस्पिरेंट्स के लिए कि वो आईएएस को प्रेफर करते हैं. और आपके अकॉर्डिंग आईएएस के क्या पर्क्स हैं और क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं? देखिए, जो शासन है, सरकार है, वो आईएएस के लिए काफ़ी बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर देती है. अकोमोडेशन है, देन आपको गाड़ी वगैरह सब आपको मिल जाता है. सबसे बड़ा पर्क मुझे ये लगता है कि आप एक जो एजेंट ऑफ चेंज आप हैं, आपकी जो सोशल इम्पोर्टेंस जो कि आपके पद के द्वारा इस्टाब्लिश होती है, उससे एक बड़ा आप इम्पैक्टफुल चेंज ला सकते हो. तो आई थिंक सबसे बड़ा पर्क देन बीइंग द बेसिक फैसिलिटी के अलावा मेरे ओपिनियन में ये है कि आप जो करते हैं वो काफ़ी जल्दी नोटिस में आ जाता है और यू आर वेरी एक्सपोज्ड. सो आप उसको क्विकली रेप्लिकेट भी करवा सकते हो. कुछ अच्छा अगर आप अच्छा करते हैं, जैसे हमने फॉरेस्ट वाला किया तो उसको लोगों ने मल्टीप्लाई किया. अगर हम कुछ और इनिशिएटिव लेते हैं एजुकेशन में तो पीपल कम फॉरवर्ड, दे हेल्प अस. सो वी कैन बी आइडलाइज्ड एज बिकॉज ऑफ आवर सोशल स्टेटस in this side. We are very powerful in the terms of bringing a good change in the society. So I think that is the most important perk.
of being an IAS. और लोगों के मन में सबसे बड़ा मिथ क्या है आईएएस को लेके जो आपको लगता है जिसको आप क्लियर करना चाहें? मुझे ये लगता है कि जब हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं या फिर जब हम इनिशियली एक्सपोज होते हैं सर्विस से, तो हमें लगता है कि जो भी हम कुछ करेंगे उसका इमीडिएट इम्पैक्ट आ जाएगा. बट आई थिंक इन माय ओपिनियन एक तो जो हमारा काम है वो टीम वर्क है. वी हैव टू वर्क इन अ टीम. हमारे साथ हमारे रिस्पेक्टेड पॉलिटिशियंस हैं, हमारे सीनियर ऑफिसर्स हैं, हमारे सरकार हैं, ऑनरेबल सीएम है, एवरीवन वर्क्स. तो वी वर्क इन अ टेंडम, वी वर्क टुगेदर. सो दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. कमिंग बैक, जो भी हम करना चाहते हैं वो इट इज़ अ टाइम टेकिंग प्रोसेस. समटाइम it will take time. जो भी आपके आइडियाज़ हैं, it cannot be implemented in a day. So that is, I think, is one of the biggest myth which needs to be, you can immediately. I think that suddenness, I think it's a prolonged, slowly, patient वाला process है ये, patience वाला. और आपको कई बार setbacks भी मिलते हैं. Sometimes your ideas and your things, you don't have the right time to push it. So you need to wait for that. You need not to get discouraged, demoralized. You need to have the right time to push your ideas. And I think the service is a long service. It's a career service. We will get an opportunity to push those ideas. So I think this is one of the biggest myths which I wanted to clarify. आपने सेटबैक की बात की कि सेटबैक भी मिलते हैं, तो फेलियर को एक्सेप्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है जो आप एडवाइस करना चाहेंगे आज के यूथ को? फेलियर मेरे ओपिनियन में तो कुछ होता नहीं है. इफ आई टॉक फ्रैंकली, फॉर एग्जांपल, आई अपीयर्ड फॉर द फर्स्ट, आई गेव 2 अटेम्प्ट्स. पहले में अपीयर हुआ, प्रीलिम्स क्लियर हुआ, मेंस क्लियर नहीं हुआ, तो फेलियर कह सकते हैं आप उसको. मेरे ओपिनियन में फेलियर नहीं है. मेरे ओपिनियन में वो ये था कि मुझे पता लगा कि मेरी क्या गलतियाँ थी, तो मैंने उन गलतियों को आइडेंटिफाई किया इमीडिएटली. आई हैड टू रिफ्लेक्ट बैक. एज सून एज आई रोट माई मेंस एग्जामिनेशन, आई न्यू कि थोड़ा टफ, मुश्किल है, चांस कम लग रहा है, 60% चांस है. तो आई हैड टू इमीडिएटली सिट बैक एंड पेन इट डाउन कीजिए आपके क्या क्या मिस्टेक्स हो गई आपको. तो रादर अ फेलियर इज एन अपॉर्चुनिटी टू रिफ्लेक्ट बैक. व्हेन यू रिफ्लेक्ट एंड यू हैव टू थिंक कि आपको किन किन चीज़ों पे काम करना है. तो जब आप उन चीज़ों को आइडेंटिफाई कर लेंगे और आपको एक अलग पुश मिलेगा काम करने के लिए, उस पर आप दोबारा ज़्यादा एनर्जी से काम करेंगे, आई थिंक यू आर डेफिनेटली बाउंड टू बी सक्सेसफुल. लक पर कितना बिलीव करते हैं आप? ऑफ कोर्स लक पे बिलीव करता हूँ मैं. ओके जैसे आपके पिताजी जो है वास्तु सलाहकार हैं, तो वास्तु पर बिलीव करते हैं आप? जी, यस, आई हैव अ डीप बिलीफ इन एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु. इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, जो आई थिंक दी एस्ट्रोलॉजी तो बहुत ही हमारा पुराना एक परंपरा है, हमारे एक साइंटिफिक एक ट्रेडिशन है. सिमिलरली वास्तु भी आई थिंक इट्स क्वाइट साइंटिफिक, एंड आई थिंक वास्तु टॉक्स अबाउट मोर ऑफ द एनर्जी फ्लो. एंड आप एक एनवायरनमेंट में रेज हुए हो. जैसे आई हैव बीन रेज्ड व्हेन माय फादर हैव बीन advising all big clients and everyone on the vastu. So definitely you have that definitely that is imbibed in you. वो आप उसको जरूर सीखते हो. तो जब आप सीखते हो तो आप अपने आप में जरूर इम्प्लीमेंट करते हो. तो आई ट्राई कि मैं अपने आप पे जरूर इम्प्लीमेंट करूँ उसको. अगर जैसे कोई ऑफिस या घर की अरेंजमेंट पे कहे कि इस तरह से अरेंजमेंट की जाए तो पॉजिटिव एनर्जी आएगी, तो वैसा कुछ आप करते हैं कि ये सिर्फ पर्सनल बिलीफ है? पर्सनल बिलीफ है. आई ट्राई कि ऑफिस भी मेरा पर्सनल स्पेस है एंड हाउस इज़ ऑल्सो अ पर्सनल एरिया. तो आई ट्राई कि मैं उन एरिया में अपने हिसाब से अकॉर्डिंग टू दी वास्तु, विच एवर आई फील, विच एवर इज़ पॉसिबल, टू मैक्सिमम एक्सटेंट आई ट्राई टू अडॉप्ट. एंड आई थिंक समहाउ एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी है उसका, कि जब आपको लगता है कि मैंने अपने हिसाब से कुछ चीज़ें कर रखी हैं, तो एक नेचुरल पॉजिटिव आपके अंदर एनर्जी रहती है. तो विद दैट माइंड सेट आई वर्क. देर इज, आई डोंट थिंक सो, एंड आई थिंक इट्स साइंटिफिक ऑल्सो. तो अब हम रैप अप की तरफ बढ़ेंगे, तो उससे पहले आप यूपीएससी एस्पिरेंट्स को कोई एडवाइस करना चाहें? यूपीएससी एस्पिरेंट्स को मैं यही कहना चाहूँगा कि एक जो ये प्रोसेस है, काफ़ी प्रोलॉन्ग प्रोसेस है. जब हम प्रिपरेशन करने आते हैं, मैं भी आपकी तरह सबकी तरह प्रिपरेशन करने के लिए उस मैदान में उतरा था, ORN में रहा, मुखर्जी नगर भी देखा. तो आप हार्डवर्क कर रहे हैं, आप उस हार्डवर्क को करते रहिए. और ये प्रोसेस जो है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है.
और आपका हार्डवर्क जरूर पे ऑफ करेगा, और ये परसिवरेंस ही है, और जो ये आपका हार्डवर्क है यही आपको सेल थ्रू करेगा यूपीएससी के एग्ज़ाम के थ्रू। और जैसे मैंने कहा कि आपको यू शुड ट्राई टू रिफ्लेक्ट बैक on what you could not achieve. I would not say a failure. You just could not achieve that point in time. If you learn from there and you reflect, आप सीख लोगे 4-5 चीज़ें आपको क्या क्या करनी है और उनको इम्प्लीमेंट भी कर लोगे, तो यू आर बाउंड टू बी वेरी सक्सेसफुल। एंड यूपीएससी जो है, अगर मतलब कोई एस्पिरेंट है, अगर वो अटेम्प्ट्स के बाद में नहीं हो पाता, स्टिल वी हैव अ गुड एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वी हैव अ profession where we have come from, so we should try to excel in that field also. That is also my personal opinion. अब एक रैपिड फायर है, हम वो करेंगे। बिगेस्ट सपोर्ट या यूपीएससी जर्नी में अभी तक सबसे ज़्यादा सपोर्ट आपको किसका रहा? My mother. Just I would like to elaborate, there is a funny incident. तो जो आपका मेंस का एग्ज़ाम होता है, it is a, I think one of the, it is, UPSC is known as the mother of all exams. I know why mother of all exams. I'll tell you how. तो हुआ क्या कि आपको ना, वो जब आपका मेंस का आता है प्रेशर, तो you in 3-4 days you have 6-7 exams and you are writing morning 3 hours, evening 3 hours, and next day 3-4 days में 7-8 एग्जाम I had to give. तो आपने पढ़ा होता है ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, नाउ यू हैव टू, आपको वो सारा याद करना, आपके दिमाग में एक लोड रहता है भी इसके ऊपर, मेंस के ऊपर सारा दारोमदार होता है, क्योंकि बिकॉज अनलेस यू क्वालिफाई में, अनलेस एंड अनटिल यू क्वालिफाई मेंस यू कैन नॉट अपीयर फॉर इंटरव्यू। तो बड़ा ही टेंशन वाला माहौल रहता है। तो माई मदर वॉज काइंड इनफ एंड तो she was very helpful, very supportive. So she has come to my place for this thing, and I had to literally lie down hugging her throughout the night so that I don't get a bad dream about it. So that is how I used to sleep for a couple of 3-4 days. So that is, she has been very, very supportive, and unfortunately I have lost her in this year. So just that. मॉर्निंग पर्सन या नाइट आउल? I'm morning person. कॉफ़ी या टी? Strictly black coffee. ओके। मोगा की फेवरेट जगह? मोगा की फेवरेट जगह अभी नहीं बनी है, यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स खुला है, आई थिंक दैट इज ऑल्सो, देयर इज अ कॉम्प्लेक्स आउटलेट मॉल, आई वुड से। सबसे इंस्पायरिंग कोई भी पर्सन आपके जीवन में? मदर, फादर एंड माई इन लॉज, वेरी इंस्पायरिंग, एंड दे हैव बीन अ वेरी गुड, दे हैव ट्रस्टेड इन मी and they have full faith in me and they continuously guide me, so I'm very thankful to them. ट्रैवल करना पसंद है या स्टेकेशन? Travel, lots and lots of travel, and I like to drive also. ओके। फेवरेट बुक या फिर कोई ऑथर? I don't read non-fiction. I read fiction books. So no favorite author, but recently I've gone through a book, Norwegian Wood, Murakami ki. It's amazing. I like that one. I like fictions. म्यूजिक प्रेफरेंस पंजाबी, बॉलीवुड या फिर इंटरनेशनल? I do listen to all kind of music, but I am more into the deep house and the international music. ओके। वीकेंड में रिलैक्स करने का सबसे फेवरेट तरीका क्या है? सबसे important, I have a 2-year-old son. I get to play with him, and then I try to spend time with my family, my better half, and then I do watch Netflix. फेवरेट पंजाबी डिश? छोले भटूरे. डिजिटल टूल्स वर्सेस मैनुअल वर्क, किसे ज़्यादा पसंद करते हैं? I prefer manual works. ओके। चाइल्डहुड ड्रीम जॉब? Doctor. फेवरेट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म? Right now Insta, I think. ओके। मोस्ट यूज्ड ऐप? WhatsApp. For an officer, we have to continuously scroll through everything. So yeah, WhatsApp would be, I think. नेचर वॉक या जिम? Gym. ओके। फेवरेट सिटी इन इंडिया? Lucknow. No, don't mind. It's my in-laws are from there, but yeah, it's not because of that. But I really love the city. It has a very good vibe. ओके। अ मूवी यू कैन वॉच अगेन एंड अगेन? It's a very different movie. You may. Yeah, I would like to watch KGF again and again. ओके। इफ नॉट IAS, व्हाट वुड यू बी डूइंग? I'm an architect and I'm a town planner. I'll certainly be pursuing both the careers. I think town planner would be a good career choice, if not IAS. स्मार्टफोन ज़रूरी या ऑप्शनल? आज के समय में तो आई थिंक जरूरी हो गया है. वन वर्ड टू डिस्क्राइब मोगा?
मोगा, आई वुड से डेयरी मिल्क, नेस्ले। आपके लिए आईएएस बनने का सबसे सेटिस्फाइंग मोमेंट अभी तक का कौन सा रहा? जैसे जब आप लोगों से मिलते हैं तो आपको एक उनकी समस्याएं सुनने का और उनका तुरंत हल निकालने का मौका मिल जाता है कई बार, है ना। तो ऐसा ही मौका मुझे मिला जब मैं कभी गांव की विज़िट में गया था, जब मैं पायल लुधियाना में मैं तैनात था। तो मुझे किसी के समस्या के बारे में पता लगा कि उसकी मतलब जो लैंड है उसको लैंड से रिलेटेड कोई इशू आ रहा है, और मतलब और वो स्पिक एंड स्पैन क्लियर था कि इसकी लैंड है। तो समहाउ द लोकल पटवारी एंड दोज वर नॉट कंप्लाइंग विद, सो वो मैंने उनको अपने पास बुला लिया, अपने साथ गाड़ी में बिठा के उनको अपने साथ ले आया अपने ऑफिस, और पटवारी और कानूनगो को भी साथ बुला लिया। तो देन एंड देयर उनकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई। तो उन्होंने बड़ी ब्लेसिंग्स दी। आई थिंक दोज आर दी ब्लेसिंग्स विच रियली वर्क, और उसी के लिए हम काम करते हैं। अब आखिर में कोई एडवाइस जो आप यूथ को देना चाहेंगे? देखिए, हार्ड वर्क करते रहें, सभी के लिए ज़रूरी है। कुछ भी हार्ड वर्क के बिना या सो कॉल्ड स्मार्ट वर्क के बिना नहीं मिल सकता, बट स्टिल देर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क टू डू। एंड थोड़ा सा आई थिंक लॉट ऑफ स्मार्टफोन यूसेज इज इंक्रीजिंग। आई थिंक दैट इज़ उसको थोड़ा कम करने की ज़रूरत है इन माय ओपिनियन। बुक्स को पढ़ने की ज़रूरत है, थोड़ा बुक्स पढ़ें और मेहनत करें। मतलब आप जो भी आप अचीव करना चाहते हैं वो मेहनत के बिना आई थिंक बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आज की डेट में जो सोशल मीडिया है उसने काफ़ी एक्सपोजर तो हमें दे ही दिया है, बट एक्सपोजर के साथ में हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि उसको अचीव करने के लिए कितना हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और काफ़ी कुछ जो सोशल मीडिया में आ रहा है वो सही नहीं है, वो भी एक बड़ा हम फेकली इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। तो वी नीड टू बी कॉशियस एंड वी नीड टू नो आवर ग्राउंड ऑल्सो, वेयर वी आर एंड वेयर वी वॉन्ट टू रीच। A person cannot reach from ground to sky in one day. We have to work very hard. We have to take a step by step to achieve what we actually intend to. And that is the principle I follow, and I suggest that if someone likes that, may follow that. ओके, थैंक यू सो मच सर, टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ आज के पॉडकास्ट में आईएएस सागर सेठिया जी, जिनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली, बहुत सारी योजनाओं के बारे में जाना, मोगा के बारे में जाना, आईएएस के काम के बारे में जाना, काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन हमें मिली। उम्मीद है आपको भी पसंद आई होगी। तो इस पॉडकास्ट में केवल इतना ही। जल्द मुलाकात होगी आपसे एक नए पॉडकास्ट में एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कॉमेंट भी कर दीजिए। धन्यवाद।